रजनीकांत को सारी चीजें पता हो सकती बट एक चीज उसको नहीं पता हो सकती, वो इंडिया के सारे लॉज, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। This is Article 21 of Constitution of India. Can you please explain about that? तो ये राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, हर चीज का स्तोत्र है आर्टिकल 21। So I wanted to talk about misleading advertisements. तो इंडिया में इसका कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपके लेस के चिप्स में लिखा है कि 33 ग्राम निकलेगा और उसमें 30 ग्राम निकला है, आपको मिलेगा कंपनसेशन। बेटिंग इज इलीगल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सारे स्टार्स एडवर्टाइज करते हैं, फिर वो कैसे करते हैं? तो एडवर्टाइजमेंट तंबाकू का भी हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट बेटिंग एप्स का भी हो रहा है। आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? यूसीसी के बारे में बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? तो ऑन पेपर इट्स अ नाइस आइडिया, इम्प्लीमेंटेशन आई एम नॉट सो श्योर। बाकी सारे लॉज में ये होता है कि इट इज प्रिज्यूम यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी इसी बात पे फिर बेल दिया। धर्मेंद्र वाला जो इशू था, हेमा मालिनी वाला, ही आल्सो कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू परफॉर्म सेकंड मैरिज। विमेन सिक्योरिटी लॉ क्या है? 100 रेप केसेस में कन्विक्शन रेट 2%। अभी हमारे पास 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है। अभी अगर हम कोई भी फ्रेश केस भी नहीं फाइल करें तो 2046 तक हम सॉल्व कर पाएंगे। एक भवरी देवी केस के बारे में, दे हैड 2 इश्यूज। एक तो शादी रुकवाने की कोशिश की एंड बिकॉज यू आर ऑफ अ लोअर कास्ट। नेक्स्ट दिन शी वाज गैंग रेप्ड बाय 5 people। ऑफ दैट 9 महीने के बच्चे ही घर वाला। 1992 का केस है, इट्स स्टिल पेंडिंग। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यस, तो आज हम बहुत सारे लॉ के बारे में जानेंगे और इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में जानेंगे, पर इससे पहले कि हम इसकी तह तक जाएं, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सिंपल भाषा में आप हमें समझाइए व्हाट इज इंडियन लीगल सिस्टम, जो एक 8 साल का बच्चा भी समझ जाए और 80 साल का इंसान भी समझ जाए। और ये समझ लेना कि मैं 8 साल का हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं समझाती भी 8 साल के बच्चे की तरह हूँ। तो इंडिया में लॉ बनता कैसे, तो इसके लिए हमको 2 शब्द का ध्यान रखना है, एक है बिल, एक है एक्ट। तो बिल नेसेंट स्टेज होता है, मतलब बिल से लॉ बनने का प्रक्रिया स्टार्ट होती है और वो एंड होती है एक्ट बनने पे। तो समझिए ये हमारा पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट पे कोई भी मेंबर हुआ या मिनिस्टर हुआ, वो एक ड्राफ्ट बनाता है, मतलब अपने पूरे आइडियाज लिखता है कि मेरे हिसाब से इस चीज पे कानून बनना चाहिए। लेट्स से एनिमल क्रुएल्टी, इस पे कानून बनना चाहिए। अगर आप किसी को पत्थर से मारोगे तो इतनी सजा होनी चाहिए, कहाँ जाएगा, सारी चीजें वो लिखता है। किसी भी बिल की फिर 3 बार रीडिंग होती है, एक बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा में और एक बार प्रेसिडेंट के सामने। अब प्रेसिडेंट के सामने क्यों? क्योंकि बिल जब लोकसभा से अप्रूव हो जाता है, फिर राज्यसभा से अप्रूव हो जाता है, फिर उससे तब तक वो बिल ही रहता है। एक बार जब प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देता है, अपना अप्रूवल दे देता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये बिल सही है, तब वो बिल बन जाता है एक्ट। तो कोई भी बिल की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो एक्ट ना बन जाए। तो बहुत बार हमने देखा होगा कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का बिल पास हो गया या विमेन सेफ्टी के लिए कोई बिल पास हो गया और लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। बिल की अपने आप में कोई मान्यता नहीं होती जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल ना मिल जाए। तो एट फाइनल स्टेज एक्ट की वैल्यू होती है। अब इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ना, वो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है लैंग्वेज के लिए। तो देखो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है, इसकी शुरुआत हुई जो करंट लीगल सिस्टम है ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो तब वो वर्ड्स कैसे यूज करते थे, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग, हियर इन अंडर। अब ब्रिटेन में ये जो प्रक्रिया है उन्होंने ये छोड़ दी है। वो खुद एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करते ताकि उनके जो कॉमन मैन है वो अंडरस्टैंड कर सके। पर इंडिया में हम अभी भी उतनी हाई लेवल इंग्लिश यूज करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, हियर इन अंडर मेंशन। तो एक कॉमन मैन अगर एक्ट पढ़ने की कोशिश भी करे तो भी वो नहीं समझ सकता। आपको पता है इंडिया में ये सिस्टम है कि रजनीकांत को सारी चीजें पता हो सकती है बट एक चीज उसको नहीं पता हो सकती, वो इंडिया के सारे लॉज, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है। द वर्डिंग इज सो बहुत हाई लेवल होती है। तो ऐसे में आप, और इंडिया का लॉ ये है कि आपको सारे कानून पता होने चाहिए, माना जाता है। तो मानो अपने बैग में 10 ग्राम गोल्ड लेके जा रहे हो और लॉ निकल गया, आप फ्लाइट पे बैठे हो और लॉ निकल गया कि 10 ग्राम, 5 ग्राम से ज्यादा गोल्ड को कैरी नहीं कर सकता। और अगर आपका गोल्ड सीज होता है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोड एट ऑल टाइम माना जाता है कि 33,000 जितने भी कानून है, एक इंसान को वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस होना चाहिए। बिल सेलिब्रेट करने की कोई चीज ही नहीं है, एक्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए। और लीगल सिस्टम को ये ध्यान रखना चाहिए कि लैंग्वेज सिंपलर होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने देखे हैं बहुत सारे जितने भी एग्रीमेंट्स आते हैं वो इतनी इसमें हम्म डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई होती है कि आप मतलब समझ ही नहीं पाते। यू हैव टू गिव इट टू लॉयर टू हम्म मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट इट।
तो मुझे ना इसमें थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थोड़ा अपना बिज़नेस बनाने वाली चीज़ है। करेक्ट। अगर मैं ना बचपन में देखी थी मनी कंट्रोल हो गया, फिर बहुत सारे जो फाइनेंस के चैनल्स होते थे, उसमें सूट-बूट पहन के लोग एकदम ही ज़्यादा प्रोफेशनल होके एकदम हाई लेवल इंग्लिश यूज़ करते थे, कि स्टॉक मार्केट अब बुल रन देखा है, बबल बात पता नहीं कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। उस सिंपल भाषा में भी मेरे कॉमर्स की टीचर एक्सप्लेन कर सकती थी। बट दे ट्राइड टू यूज़ इट, तो ना एंट्री बैरियर्स बनाने की कोशिश करते। अगर कॉन्ट्रैक्ट इतने ही सिंपल हो गए कि हम खुद ही बना सके, तो क्या आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी? क्या उसको वेटिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या उसमें कुछ घपला होगा और आप आगे किसी एडवोकेट को प्रेफ़र करोगे? तो दिस एंटायर इज़ अ बिज़नेस जिसमें आप एंट्री बैरियर्स क्रिएट करते हो। अब जैसे पब्लिक अवेयरनेस इतनी हो चुकी है, तो क्या कंज्यूमर्स के पास भी हक है या नॉर्मल सिटीजन्स के पास हक है बिल को पास कराने का या फिर एक लॉ मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनने का? तो हमने सबसे ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस देखी फार्म लॉस के टाइम, वेयर एवरीवन वाज़ रीडिंग दोज़ 3 बिल्स कि वो क्या हैं, क्या इम्पैक्ट होगा, और नॉर्मल इंसान या आपस में फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे। स्कूल्स में डिस्कशन हो रही थी कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आपको पता है हर स्टेज पे जब भी कोई बिल एक्ट बनने वाला होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको वो बिल की पूरी कॉपी मिलती है, एंड गवर्नमेंट एक्चुअली आस्क फॉर रिस्पॉन्सेज़ कि पब्लिक आए और उस पे डिस्कशन करे, कोई अगर उसमें व्यू है तो अपना प्रेज़ेंट करे। तो इट्स ऑलवेज ओपन। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीजों में ही अपना इंटरेस्ट पे करते हैं। ऑल द टाइम्स ऑल द बिल्स आर अवेलेबल फॉर इनपुट, पर हो नहीं पाता। जो लॉयर का भी टर्म है बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। सो कैन यू ब्रेक डाउन ऑल दीस थ्री फॉर अस? हाँ, तो अगर मैं समझाऊं तो जैसे वेन डायग्राम्स होते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल ले तो ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स, बट ऑल लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट्स। अच्छा। तो हर इंसान जो लॉ की पढ़ाई करता है वो लॉयर बनता है। ओके। तो सिर्फ 5 साल की या 3 साल की लॉ की डिग्री करने से आप लॉयर बनते हैं। एकदम बेस लेवल इज लॉयर। तो एनीवन हु स्टडिंग लॉ, हु स्टडीड लॉ, वो बन जाता है लॉयर। ओके। अब लॉयर के पास आपके पास कोई पावर नहीं होती है किसी को एडवाइस देने की या उनके बिहाफ पे कोर्ट पे केस लड़ने की। एक बार आपने 5 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक एग्जाम होती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपको वो क्लियर करनी होती है। फिर आप अपने आपको बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हो। जैसे ही आप रजिस्टर कराते हो आप बन जाते हो एक स्टेप ऊपर एडवोकेट। तो एडवोकेट बनने से ना आपके पास बहुत सारी पावर आ जाती है, रिप्रेजेंटेशन का राइट मिल जाता है, एडवाइजरी रोल मिल जाता है, तो एडवोकेट हो गया। अब एडवोकेट का ही पैरेलल सिस्टम ये होता है कि जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, उसका पैरेलल होता है बैरिस्टर। तो गांधी जी बैरिस्टर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वहां से पढ़ाई की थी। यही अगर हम अमेरिका वगैरह चले जाएंगे तो उसका अटॉर्नी हो जाता है। तो लॉयर सबसे बेस लेवल, कोई राइट्स नहीं होते। कोई भी इंसान जिसने लॉ की पढ़ाई की है वो लॉयर। तो मैं एक लॉयर हूँ, मैं एडवोकेट नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। ओके। फिर जो प्रैक्टिस करता है वो एडवोकेट हो गया। इंडिया के जो हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है वो है अटॉर्नी जनरल। ओके। फिर उनको अटॉर्नी जनरल में फर्क क्या आता है कि गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो हाईएस्ट पोस्ट उनकी होती है, और उनको जो असिस्ट करते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो अपने 4-5 टर्म देख लिए, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी, अच्छा। सॉलिसिटर। ये टर्म्स भी कितने कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग है, बट थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑफ एंड यू आर अ लॉयर आई एम अ लॉयर। एंड यू आर अ लीगल एजुकेटर, या बट यू डोंट एडवोकेट, मतलब आप आई एम नॉट एन एडवोकेट का काम एडवोकेट। नहीं करते तो आप, बहुत कोर्ट में जाके आप लड़ते नहीं हो। नहीं, क्योंकि आई वाज़ नेवर इंटरेस्टेड इन डूइंग इन, मुझे एजुकेशन में ही अपना नीश बनाना था। तो बहुत सारे लोग मुझे अपने मेल्स भेजते हैं, बहुत दुखद मेल्स होते हैं डाउरी एक्ट के ऊपर या फिर प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर। तो आई रेफर देम टू माय फ्रेंड्स, पर आई डोंट प्रैक्टिस, सो आई डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू एडवाइस देम ऑन दैट मैटर। या सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। जैसे आजकल बहुत मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड लेबल, फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स और जैसे पतंजलि का केस हुआ, फेयरनेस क्रीम्स। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इसके पीछे कोई लॉ है, कोई हमारी जो इंडियन लीगल सिस्टम है कैसे सपोर्ट करती है, कैसे कंट्रोल करती है? तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल में जाते हैं, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉज कौन बनाते हैं? क्या सोसाइटी लॉ को बनाती है या लॉ सोसाइटी को बनाती है? तो मुझे ना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के पीछे का सोसाइटी का रोल समझ आता है कि एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है, हम उसे कितनी सारी इनसिक्योरिटीज का सामना कर देते हैं। हाइट वाइज खड़े हो जाओ, उसको समझ में आता है कि मेरी हाइट तो बीच में आ रही है, कितने बड़े लोग हैं, ये कलर इस पे सूट नहीं कर रहा है, तो समझ में आता है कि नहीं है। मेरे फैमिली में अभी रिसेंटली एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ था, और आसपास के रिलेटिव्स देख के उसको बोल रहे कि हाय, इसका रंग माँ पे गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? तो जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको इतनी सारी इनसिक्योरिटीज़ फेस करनी पड़ती है, और फिर उसको मिल जाता है सोशल मीडिया, जहाँ उसको एडवर्टाइज़मेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये दवाई पी लो, आप पतले हो जाओगे। ये दवाई पी लो, आप लंबे हो जाओगे। ये दवाई लगा लो, आप गोरे हो जाओगे। तो
इसके प्रोटेक्ट ये सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। तो 2 टर्म्स हमको ध्यान रखना है, एक होता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और एक होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें होती है। तो इंडिया में इसका कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत प्रोएक्टिव कानून है। मतलब अगर आपके लेस के चिप्स में लिखा है कि 33 ग्राम निकलेगा और उसमें 30 ग्राम निकला है, आपको मिलेगा कंपनसेशन इसके लिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो जहाँ पे बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है कि नॉन रिफंडेबल फीस एंड इवन इफ यू वांट अ रिफंड, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ला के देगी। तो इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव अथॉरिटी, बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इवन अ कॉमन इंडियन सिटीजन विदाउट एनी लॉ एडवोकेट कैन गो एंड फाइट हिज केस। अब जैसे जूस के पैकेट पे लिखा होता है कि असली जूस है और नीचे लिखा होता है कि इसमें सिर्फ फ्रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया हुआ है और उसमें जूस ही नहीं है, सिर्फ उसमें शुगर भरा पड़ा हुआ है। तो आपको पता है तो अब दिखा रहे हैं कि वो असली है, लेकिन वो है असली नहीं। तो आपको पता है लॉ में एक फील्ड होती है कॉपीराइटर्स की, इट्स अ बडिंग फील्ड। अच्छा। उसमें आपको काम बताए क्या करना होता है, चीज़ों को ऐसे लिखना होता है कि वो डिसेप्टिव भी रहे और ट्रू भी रहे। तो द थिनेस्ट आईफोन प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एस्टेरिस्क में इन एन आईफोन हिस्ट्री, नॉट ऑल आईफोन्स। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की अगर हम फिर से बात करें तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट, गुड या सर्विस का डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जानबूझ के असलियत छुपा रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। तो पतंजलि के केस में हुआ था, 2021 की बात थी, कोविड वाला ईयर चल रहा था। तो उन्होंने कोरोनिल नाम का एक अपना प्रोडक्ट निकाला था एंड दे वर क्लेमिंग इट एज़ द फर्स्ट मेडिकल बेस्ड या फिर साइंस बेस्ड दवाई फॉर कोविड। और उन्होंने डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन का भी क्लेम किया था। इससे सबसे पहले उंगली उठाई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कि ये क्या चीज़ है करके। उसके बाद कुछ टाइम बाद पतंजलि ने एक स्टेटमेंट दिया कि एलोपैथी के ऊपर कि हमें अपने आप को और अपने देश को वेस्टर्न मेडिसिन और मेडिसिन इंडस्ट्री से बचाना चाहिए। एंड अ लिटिल लेटर दे लॉन्च सम प्रोडक्ट सेइंग कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर क्योर कर सकता है, हैंडल रेगुलेट, सीधा क्योर कर सकता है। तो ये तो थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था बिकॉज पीपल वर फॉलोइंग इट। वो जो लोग ब्लड प्रेशर से है इंसुलिन की दवाई ले रहे हैं उन्होंने इंजेक्शन लेने बंद कर दिए थे क्योंकि दे वर क्लेमिंग दैट दे कैन क्योर इट, वैसा हो गया था। तो फिर तो हार्म पहुँच सकता है। हाँ, हाँ। मतलब अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, आपने मेडिसिन लेना बंद कर दिया। तो एज़ अ पैरेलल अल्टरनेटिव बोलते, सप्लीमेंट बोलते, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते, नहीं, यू आर सुपीरियर टू इट एंड यू शुड नॉट कंज्यूम इट, ऐसा दावा किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उनको बोला कि आप पब्लिक अपॉलजी इश्यू करो और ये इस चीज़ को एडवर्टाइज़मेंट बंद करो क्योंकि वो हेविली एडवर्टाइज़ करते हैं इस चीज़ को। फिर उन्होंने कुछ उस पे हीड़ पे ही नहीं की, वो एडवर्टाइज़मेंट किए जा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बोला कि दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आओ माफ़ी माँगो करके एंड ऑल ऑफ दिस वाज़ हैपनिंग इन उत्तराखंड। तो हमारे लॉज़ ये बोलते हैं कि हर स्टेट में भी मशीनरीज़ एस्टैब्लिश्ड है कि अगर इंडस्ट्री आप क्या आप रेगुलर चेक्स करो कि वो डिफेक्टिव है कि नहीं सारी चीज़ें। तो उत्तराखंड फिर व्हेन पतंजलि वाज़ नॉट टेकिंग सुप्रीम कोर्ट सीरियसली, फिर उन्होंने डाँट लगाई, फटकार लगाई, उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी लगाई और पतंजलि को भी लगी कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, यू स्टॉप दिस एट वन इंस्टेंस। हुँ, एंड फिर बंद हो हाँ, गया। अगस्त में इट क्लोज्ड। व्हाट अबाउट द बेटिंग ऐप्स? तो बेटिंग इज़ ऑल्सो मिसलीडिंग। मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ कैसे प्ले करता है। तो बेटिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, लूडो गेम हो गया, कुछ भी हो गया। इसमें 2 होता है, एक होता है गेम ऑफ लक और एक होता है गेम ऑफ स्किल। तो मानो मैं बोलूँ कि मैं आपको 50,000 रुपए दूँगी अगर आप सिर्फ ये लूडो जीत जाओ, तो वो हो गया गेम ऑफ लक। क्योंकि लूडो में यू कांट प्रेडिक्ट कि 2+2+2 ऐसा होने वाला है। करेक्ट। पर अगर मैं बोलूँ कि अपन 5 स्टेप खेलेंगे, फिर मैं आपसे एक क्विज़ खिलवाऊँगी जनरल नॉलेज पे, तो गेम ऑफ स्किल हो गया। फिर अपन 5 स्टेप खेलेंगे, फिर मैं कोई क्विज़ खिलाऊँगी, तो ये तो गेम ऑफ स्किल हो गया ना, तो आप तो गेम ऑफ स्किल के बेसिस पे जीत रहे हो। करेक्ट। तो अब गेम ऑफ लक इज़ प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर, कुछ स्टेट्स है, गोवा है, सिक्किम है शायद, जैसे लॉटरी सिस्टम है। हाँ, जहाँ पे वो अलग, जैसे गोवा, तो आई फिनिश दिस एंड आई विल कम टू दैट। तो बेटिंग इज़ इल्लीगल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो ऑनलाइन ले लो या कुछ भी ले लो। पर यहाँ पे लूप होल से वो ऐसे खेलते हैं कि बेटिंग स्ट्रिक्टली दे कंसिडर्ड एज़ अ गेम ऑफ लक, तो दैट बिकम्स इल्लीगल। वहाँ पे गेम ऑफ स्किल ले आओ, तो वो लीगल हो गया। हुँ, जैसे अभी ग्रीन्स करके भी कुछ कोई कंपनी है, तो वो भी तो मतलब सब एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, सारे स्टार्स एडवर्टाइज़ करते हैं, फिर वो कैसे करते हैं? हाँ, तो एडवर्टाइज़मेंट तंबाकू का भी हो रहा है, एडवर्टाइज़मेंट बेटिंग ऐप्स का भी हो रहा है। आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है? व्हाई आर यू फैसिनेटेड टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज़ सो, दिख रहा है सामने से कि इट्स बेटिंग। अपन को बचपन से इंडियन सोसाइटीज़ में, इंडियन फैमिली से बचपन से बताया जाता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। व्हाई डू वी लीव दैट? तो अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आके किसी भी चीज़ को प्रमोट करेगा, तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत अच्छे जजमेंट्स दे रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो फॉर इन्फ्लुएंसर्स, कि कोई भी चीज़ जो आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हो, यू शुड यूज़ इट फर्स्ट एंड देन ओनली एडवर्टाइज़। पर इसमें मुझे लगता है कि
saying it is very easy, implementation is a very long task, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मैन्युफैक्चरर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एट द एंड इन्फ्लुएंसर्स पे ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना क्या सही है गलत है, आई एम स्टिल ट्रिकी अबाउट इट। तो मतलब इन्फ्लुएंसर्स तो उनको इन्फ्लुएंसर सेलेब्स को तो माइंडफुल होना ही पड़ेगा इस चीज़ Yes, के बारे में। साथ में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मुझे लगता है कि यही चीज़ होनी चाहिए कि हमको ना, कमिंग बैक टू सोसाइटी मेक्स लॉज और लॉ मेक्स सोसाइटीज, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट सोसाइटी शुड मेक लॉज। हमको बोलना चाहिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो कितना इन्फ्लुएंस होगी, बिकॉज वी यू नॉट ब्रॉट अप विद दिस सेलफोन एरा, बट हमारी आने वाली जनरेशन होने वाली है। Correct. तो जहाँ मुझे 20 साल तक ये बुद्धि मिली है कि बेटिंग इज इलीगल, क्या कौन सी चीजें होती है जो जनरली ग्रे एरिया में आती है, फिर वो ब्लैक एरिया में आती है, शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय इट। पर आने वाली जनरेशन जो हेविली व्हाट दे आर सीइंग, दे आर प्रीचिंग इट, दे आर प्रैक्टिसिंग इट, तो सुप्रीम कोर्ट शुड हेल्ड देम अकाउंटेबल, रेगुलेटरी बॉडीज को भी अकाउंटेबल करना चाहिए, दिस शुड बी अ स्ट्रिक्टर एरिया। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इसके बारे में हमें कौन सी चीज़ें जाननी चाहिए सारे कंज्यूमर्स को, जहाँ पे वो जाकर कंप्लेन कर सकें? एक नॉर्मल इंसान के लिए सबसे फ्रेंडली एक्ट जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में जैसे बोलते हैं कि टैक्स को समझाया जाता है ऐसे कि क्या एक भिखारी जो पार्ले जी बिस्किट खरीद रहा है क्या वो टैक्स पे कर रहा है, वो हाँ पे कर रहा है क्योंकि जीएसटी है। तो एक इंसान जो कोई भी खरीदी या बिक्री का सामान कर रहा है, चाहे आप 5 रुपये चिप्स खरीद रहे हो या फिर आईफोन खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा काम का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विस ली 2 साल तक, अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट निकला, आप 2 साल तक केस फाइल कर सकते हो, सबसे पहला ये। दूसरा, यू डोंट नीड एन एडवोकेट टू फाइल अ केस, कंप्लेन फाइल करने के लिए। आप वेबसाइट पे कंप्लेन फाइल करो, वेरी इजी, वेरी यूजर फ्रेंडली, स्टूडेंट्स यूज इट टू फाइल अ कंप्लेन। कैसे करते हैं? अपने तो आप वेबसाइट पे जाओ, तो उसमें आप डाल सकते हो कि आपको प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन है, सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, किस चीज़ के लिए, कौन से नेचर का हुआ है, क्या वो मिसलीडिंग एड था या नॉन रिफंडेबल। इट्स अ वेरी नेविगेटेबल चीज़। तो कोर्ट भी अप्रिशिएट करता है अगर आप नॉर्मल इंसान आए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे। इट्स वेरी नाइस। कंज्यूमर केसेस में आपको बहुत तो लोग ऐसा होता है कि लोग धमकी देते हैं कि या तो हमारी मान लो या तो हम कंज्यूमर कंप्लेन में फाइल कर देंगे, क्योंकि पीपल नो कि 80 to 90% ऑफ द टाइम्स कोर्ट साइज इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर। तो कंपनीज भी चाहती है कि कंज्यूमर फोरम जाने से पहले ही हम रिड्रेसल दिखें। जैसे एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जैसे मैंने आपको बताया, उनमें दरवाजे में लिखा हुआ है, ब्रोशर में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। तो एक पापा था, उन्होंने अपने 2 बच्चों की लोन लेके एडमिशन कराया। कुछ हफ्तों की पढ़ाई के बाद उनको बोला कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, हमको निकलना है। एंड दे सेड कि फीस तो नॉन रिफंडेबल है, कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तो वील नॉट। बच्चों ने कंज्यूमर फोरम में फाइल किया एंड द कोर्ट सेड कि जितने दिन की सर्विस उन्होंने ली है आप उतना डिडक्ट करो और वापस रिटर्न करो। और यूजीसी नॉर्म्स भी ये कहते हैं कि यू हैव, लिखने से कुछ नहीं होता, मैं तो लिख तो कुछ भी दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना प्रोपोर्शनल डिडक्ट करो एंड यू रिटर्न इट। सो समथिंग जो अपन को देख के लगा कि यार लिखा तो है नॉन रिफंडेबल तो कैसे करेंगे, पर कंज्यूमर forums are very proactive. Every Indian citizen should know about consumer protection laws. तो अगर आपके ब्रेड के पैकेट में फंगस निकला है, आपको 1 ग्राम चिप्स कम मिला है, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस में वो एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, एयरलाइन वाला कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, पॉपकॉर्न वाला, एवरीवेयर कंज्यूमर सर्वा सर्वे। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा लीगल सिस्टम मतलब इतना टाइम लगाता है, हर चीज़ पे तारीख देता रहता है, तो क्यों ही जाएँ, क्यों ही बिना बात के हम टेंशन में या परेशान हों इस चीज़ को लेके, तो सब पीछे रह जाते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं, हाँ। तो मेरे को वही लगता है कॉमन इंडियन सिटीजन ना वो उससे बहुत डर जाता है। डर जाते हैं। और बहुत सारे केसेस है, मतलब अक्षय कुमार, खन्ना, कुमार कौन है अपने? अक्षय कुमार भी, हाँ, खन्ना भी। हाँ, कुमार है ना जो सबसे मूल। हाँ। तो अगर अक्षय कुमार कंज्यूमर केसेस लेना स्टार्ट करें ना, एक से एक हिट डिलीवर कर सकते हैं। इतने बढ़िया-बढ़िया केसेस रहे हैं। अच्छा। 2 दिन में मिल रहा है, 1 दिन में सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेन करके भी आपको मिल जाता है। वाओ! सो दिस पार्ट ऑफ द लीगल एरिया व्हिच इज़ डेवलपिंग, तो ज़्यादा ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता है, पर दिस इज़ वेरी नाइस। हुँ। अच्छा, बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। दिस इज़ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट दैट? तो आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्टिकल इज़ आर्टिकल 21। तो आज एक इंडियन सिटीजन का जैसा भी रहन-सहन है, आज अगर हम एजुकेशन डिमांड कर सकते हैं, आज हम बोले कि मेरी बिल्डिंग के सामने आप एक और बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बॉम्बे की नॉर्मल इश्यू की, लाइट और एयर कहाँ से आएगी? अगर मैं बोलूँ कि आस-पास इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए वरना हवा कहाँ से अच्छी आएगी? पेड़ मत काटो, एनवायरमेंटल इश्यू है। तो योर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, हर चीज़ का स्तोत्र है आर्टिकल 21।
सो नॉर्मल इंडियन सिटीजन की जितनी ऐशो आराम वाली या फिर जितनी भी अच्छी जिंदगी हो रही है, इट्स थैंक्स टू आर्टिकल 21। अच्छा। तो आर्टिकल 21 ना आपको स्पीडी ट्रायल के बारे में भी बोलता है कि क्योंकि अगर मेरे पे किसी भी केस फाइल कर दिया तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि मैं रिज्यूम कर सकूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटते रहूं। तो इंडिया के लॉज के दो पार्ट्स हैं। एक हो गए जनरल लॉज, खून, चाकू मारना, कुछ भी हो गया, सारे सारे लॉज एक तरफ। और दूसरा हो गया स्पेशल टाइप के लॉज। वो स्पेशल टाइप के लॉज में हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने देश के खिलाफ कुछ किया है या फिर आपने इतना कुछ बड़ा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए, तो एक आपका एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो एक्ट है ये एक्सेप्शन अपने आप में ही सारे लॉज है। तो बाकी सारे लॉज में क्या होता है, इट इज एस्टैब्लिश कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो बहुत सारे क्राइम्स तो ऐसे जो बोलते हैं कि 2 महीने में आपको बेल देना है, 3 महीने में आपको ट्रायल कंप्लीट करना है। पीएमएलए में क्या, तो बाकी सारे लॉज में ये होता है कि इट इज प्रिज्यूम कि यूर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आपको इनोसेंट ही माना जाता है। इसलिए हम बहुत बार मीडिया ट्रायल्स नहीं होने देते, कोर्ट बोलता है कि नहीं करो, उनके बारे में अलग आर्टिकल्स में छापो, बिकॉज जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा तब तक आप इनोसेंट हो। इसका एक्सेप्शन है पीएमएलए। पीएमएलए में यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ये अलग एक्सेप्ट। तो इंडिया का लॉ ही है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि मत बोलो कि अगर इनोसेंट निकल गया तो। पर पीएमएलए में इट्स उल्टा, यू आर गिल्टी अनटिल अनलेस विद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर आप ये एस्टैब्लिश ना करो कि आप इनोसेंट हो। तो बाकी सारे लॉज में क्या है, बेल मिलना बहुत आसान है। पीएमएलए का सेक्शन 45 है जो ये कहता है कि 2 रीजंस आपको प्रूव करने होते हैं। एक तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, आप मेरे को ये प्रूव करके दो कि आपने ये चीज नहीं की, तो अकाउंटेबिलिटी आप पे आ जाती है। बाकी सारे लॉज पे क्या होती है, सोसाइटी हैज टू प्रूव, विक्टिम हैज टू प्रूव, सब बाकी सबको विटनेसेस हैव टू प्रूव। पीएमएलए में जो अक्यूज्ड है उसको प्रूव करना होता है कि मैं इनोसेंट। दूसरा, कोर्ट को ये भी प्रूव करना होता है कि अगर मैं बाहर निकल गया तो इस केस की जो भी चीज है उसको भी मैं अफेक्ट नहीं करूंगा। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी। पर 45 भी ये बोलता है कि अगर कोर्ट कन्विंस हो गया कि ये दोनों कंडीशंस जो है प्रूव हो रही है तो आपको फिर बेल मिल जाएगा। जैसे रिसेंटली हमने अरविंद केजरीवाल के केस में देखा कि उनका पीएमएलए, तो रिसेंट जितने भी हम मंत्रियों के नाम सुने उन सबको पीएमएलए एक्ट के अंदर ही जेल मिली थी, इसलिए बेल मिलना सबसे मुश्किल है। तो पीएमएलए को ना डिवाइस ही ऐसे किया गया है कि सिस्टम को ज्यादा पावर मिले कि वो पूछताछ करके चीजों को निपटा सके, बिकॉज देश का नुकसान हो रहा है ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सो वेर मनी लॉन्ड्रिंग इज इन्वॉल्व, मतलब देश की भी बात आ गई। तो बाकी सारे लॉज में जहाँ सिस्टम अक्यूज की फेवर में है, यहाँ पे सिस्टम को ज्यादा पावर मिल जाती है। तो रिसेंटली जितने मंत्रियों के केस देखे उसमें सबसे रिसेंटली अभी अगस्त में ही अरविंद केजरीवाल में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप पीएमएलए में भी ये रूल इज सुप्रीम देन द एक्ट। सो द रूल इज बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी इसी बात पे फिर बेल दिया कि आप, क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है और वो बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ भाग जाएंगे, कुछ कर लेंगे। ही इज बीन द चीफ मिनिस्टर, और यही साइड पे थे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली ट्राई कर रहा है कि वो प्रिंसिपल को वापस वापस रीअसर्टन करे कि बेल इज रूल, जेल इज। सो डिस्पाइट दिस प्रिंसिपल लोग काफी समय तक रहते हैं जेल में और विदाउट ट्रायल्स कस्टडी में रहते हैं, तो फिर इसके लिए कोई लॉ नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए इंटरफेयर करती है बताने के लिए कि अगर हैबिट, तो पर आप ये देखो ना कि दी ऑफेंस दैट देयर इनसाइड, मतलब नॉर्मल केस नहीं सारे, अगर आप मर्डर से भी ग्रेव हो जाता मनी लॉन्ड्रिंग का केस, तो उसमें अगर सोचो कि अगर वो सच में है अक्यूज और उसको छोड़ दिया तब भी तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होगी। तो द लॉ इज ट्राइंग टू, तो जनरली जो लॉ है वो यही है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ट्राई करी और हापन करने का। इलेक्शन के टाइम पे हमको ना ये वाले केसेस बहुत ज्यादा देखे। अभी जनरल इलेक्शन के, अभी स्टेट इलेक्शन आ रहे, तो वी सी दीज काइंड ऑफ केसेस इमर्जिंग ड्यूरिंग दीज टाइम्स, बट सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। क्या मीडिया की वजह से भी इन्फ्लुएंस होते हैं बेल डिसीजंस? आई डोंट थिंक आर सुप्रीम कोर्ट इज दैट फ्रेजाइल। बहुत लोगों को लगता है कि अर्नब गोस्वामी को कितने जल्दी बेल क्यों मिल जाती है, किसी और को क्यों नहीं मिल जाती है। और आई डोंट थिंक आर सुप्रीम कोर्ट इज दैट फ्रेजाइल कि उनको मीडिया से फर्क पड़ता हो। और अगर मीडिया इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करती तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती। थैंकफुली। तो आर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेरी प्रोएक्टिव। मेरे हिसाब से आई एम इन ऑ ऑफ हिम, द काइंड ऑफ जजमेंट्स दैट ही गिव्स, द काइंड, इतने प्रोग्रेसिव है, इतने विजनरी है, एंड वो इंडियन लीगल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे द यूज ऑफ एआई दैट ही इज थिंकिंग ऑफ कि तो रियल टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज कि इंग्लिश में भी हो जाए और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो, इट हैज नेवर बीन डन बिफोर। अभी रिसेंट एक केस में ऐसा हुआ था कि जज ने केस चल रहा है क्रुएल्टी के ऊपर। जज यूज चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव
कि बेल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। Wow. तो उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा था कि मेरिट ऑफ द केस से फर्क नहीं पड़े, पर ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड तो चीजें इवॉल्व हो रही है एंड ऑल थैंक्स टू द करंट चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। बहुत प्रोग्रेसिव, अगर आप कुछ रीसेंट जजमेंट्स उनके देखोगे तो हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है वो उनकी वजह से, मतलब अगर तो इससे पहले था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे आपको जमीन मिल रही है कि नहीं, आपको रूम रेंट पे मिल रहा है कि नहीं, सो नोबडी कैन आस्क दैट, अच्छा. इट्स बिकॉज द राइट ऑफ प्राइवेसी जजमेंट। Okay. उसके बाद सबरीमाला वर्डिक्ट जो हुआ था कि वुमेन्स राइट टू एंटर द टेम्पल, उसमें भी वो थे। 377 डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स वाले जो ऑफेंसेस थे उसमें भी वो थे। तो काफी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दे भी रहे और सुप्रीम कोर्ट को, इंडियन लीगल सिस्टम को रिफॉर्म भी कर रहे वाओ! स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं व्हिच वाज़ डन इन 1954। हैं। देखा, मैं अपनी रिसर्च करके आया हूँ। सो इंटर रिलीजन जो मैरिजेस होती हैं उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसे किस तरीके से डील कर पाता है? तो मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी कि कैसे चीजें चेंज होते जा रही है रिलीजन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट। एक तो ना बहुत ही कंफ्लिक्टिंग एरिया हो जाता है रिलीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए। पहला तो इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है, करेक्ट. इतने सारे रिलीजन, इतने सारे कस्टम्स, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली ट्राई करता है कि वो रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। चाहे वो बुरखा हो, चाहे वो संथारा हो, चाहे वो सिख रिलीजन हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली ट्राइज कि वो किसी भी कस्टम से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करे। तो उनको ना ऐसे सर्कल्स बताए जाते हैं कि दिस इज रिलीजन and this is Supreme Court and both of them tries not to interfere with each other Hmm. as long as किसी भी citizen के fundamental rights infringe ना हो। if that is happening तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो तुमको बचाएगा ही बचाएगा। जैसे हमने ट्रिपल तलाक केस में देखा, सबरीमाला वर्डिक्ट में देखा, all of these are rooted in deep religion matters। तो पहले क्या हो रहा था, there was this one time, I don't remember 1952 था या फिर 1954, I don't remember। तो तब उससे पहले तक हिंदू men were also allowed multiple wives अच्छा. as Muslim men। तो अगर हमारे फेमस लॉयर्स भी अगर देखें, राम जेठमलानी, ही इज हैड 2 वाइफ्स, बहुत सारे लोगों की होते थे। फिर ये चीज को रोका गया कि हिंदू रिलीजन में नो पॉलीगैमी। फिर ये आया कि मुस्लिम लॉ में तो अलाउड था, तो पीपल स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू मुस्लिम रिलीजन ताकि वो मल्टीपल वाइफ्स कर सके। तो ये तो, पर रिलीजन में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो इट शुड बी योर फेथ, इट शुड बी योर कॉलिंग, Correct. नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ये नहीं Right. सही है। तो फिर आया द फेमस सरला मुदगल केस। इसमें एक इंसान था, उसकी वाइफ थी, उसको किसी और से प्यार हुआ, उसे रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, उससे शादी कर ली, एंड दिस लेडी फाइल्ड द केस सेइंग कि इसने इस रीजन की वजह से किया है और अब वो मुस्लिम बन गया करके। तो सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओनली चेंजिंग योर रिलीजन फॉर द बेसिस टू परफॉर्म अनदर मैरिज, ये सही नहीं है, ये अलाउड नहीं है करके। तो सरला मुदगल केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो इंटरफेथ कपल्स के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है। उसमें ये कन्वर्जन नेसेसरी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ना, मतलब सॉरी, डिफरेंट कोर्ट्स बहुत सारी एम्यूनिटीज और एड्स प्रोवाइड करते हैं। पर ना लॉज के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक हो गया आपने लॉ बना दिया, फिर हो गया आपने उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि नहीं, आपने लोगों की ट्रेनिंग की कि नहीं। तो ऐसा है कि अगर समझो एक लड़का लड़की है, 2 डिफरेंट रिलीजन के, और उनको शादी करनी और घर से कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या जाएंगे पुलिस स्टेशन में जाके या फिर कोर्ट के पास जाके प्रोटेक्शन मांगेंगे कि हम शादी करने का सोच रहे हैं और आप हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। तो ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से पुलिस स्टेशन वाले क्या करते थे, वो अपने स्टेशन के बाहर इश्तिहार लगा देते थे कि ये दोनों लड़का लड़की शादी करने वाले, किसी को प्रॉब्लम हो तो हमको बता। Hmm. तो ओखली में मुंह देने जैसा हो गया। तो Correct. कोई भी अगर लॉ बन रहा है तो उसका पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, आप लोगों को ट्रेन करो, सेंसिटिवाइज करो। तो कन्वर्जन को लेके लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट कि जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग अ सेकंड मैरिज आप रिलीजन कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो धर्मेंद्र वाला जो इशू है वो उसके पहले हुआ था। तो मैरिजेस बिकॉज एज सेंसिटिव इश्यूज, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं कर सकते। समझो किसी ने अगर 4 शादी कर दी 2004 में और लॉ आ जाता है कि अब नहीं कर सकते, आप चारों को छोड़ नहीं दोगे, Correct. वो प्रोस्पेक्टिव रहेंगे। तो धर्मेंद्र वाला जो इशू था, हेमा मालिनी वाला, ही ऑल्सो कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू परफॉर्म सेकंड मैरिज। तो दैट इज लुक डाउन अपॉन इन ऑल सॉर्ट ऑफ। अब अगर एंटी कन्वर्जन लॉ देखे तो सबसे ऊपर आता है यूपी। तो यूपी हैज रिसेंटली पास्ड एन एंटी कन्वर्जन लॉ जो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें भी बेल लेना बहुत मुश्किल है, तुरंत एफआईआर होती है, एंड इट बेसिकली लव जिहाद वाली चीज उसमें की जाती है। उसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई आपको फोर्सफुली बहला फुसला के कन्वर्ट करवाना चाह रहा है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिंग, तो इससे स्टेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा. तो इसको अभी भी डिवाइडेड ओपिनियन है इसमें। बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को अगर बहला फुसला के किया जा रहा है तो दैट इज गुड, और बहुत लोगों को लग रहा है कि दिस इज जस्ट ट्राइंग टू हार्पन अपॉन वन कम्युनिटी। तो डिवाइडेड ओपिनियन है इस पे। बट
डू यू सी अ बैलेंस की रिलीजन और उस पे कोर्ट इंटरफेयर करते जा रहा है? लेकिन मैंने ऐसे भी कई बार देखा है कि कन्वर्जन इश्यूज होते हैं, जैसे अगर दो कपल दो अलग अलग रिलीजन्स के हैं और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फोर्स कर रहा है कि आप ये रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए, तो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम से कैसे सपोर्ट करता है या कंट्रोल करता है, या तो उसके लिए कोई लॉ है? तो स्पेशल मैरिज एक्ट यही बोलता है। तो व्हाई वुड अ कपल, आप नॉर्मल शादी हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्यों नहीं करोगे, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्यों करोगे? ए, अगर आप दो डिफरेंट रिलीजन के हो, एंड बी, इफ यू डोंट वांट टू कन्वर्ट योरसेल्फ, तो स्पेशल मैरिज एक्ट वो भी प्रोवाइड करता है कि इसमें बाकी पर्सनल लॉज की तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एनीवन टू कन्वर्ट। आप नॉर्मल शादी कर सकते हो, इट्स अ कोर्ट मैंडेटेड शादी, और आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ना लीगल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। लीगल सिस्टम में शादी मतलब आपने किसी साक्षी था, कोई विटनेस था, आपने एक आध किसी भी रिलीजन का फॉलो किया और कोर्ट ने उसको रजिस्टर कर दिया, दैट इज इनफ फॉर इट। कन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड इन स्पेशल मैरिज एक्ट। ये लोग अपनी बुद्धि का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कपल्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे जो इंटर रिलीजन मैरिजेस करना चाहते हैं और वो ये सब हैसल से ना गुजरे? क्या एडवाइस होगी उनकी? हाँ, इन्वेस्ट देना। नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। पढ़ो, पूरा पढ़ो, सक्षम बनो, फिर शादी करो, मैं तो यही बोलूंगी। हाँ, मतलब यू शुड नो अबाउट योर राइट्स। हाँ, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एजुकेशनल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद यू कैन मेक बेटर डिसीजंस। तो उस तरीके से, और क्या। ठीक है। यूसीसी के बारे में बताइए, हम्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया? वेरी हेवी टॉपिक, हम्म। थोड़ा सा समझेंगे इसकी भी जुरिस्प्रूडेंस को, समझेंगे कि कैसे निकला। यस। तो समान नागरिक संहिता, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 42। अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था 2014 में, आई गेस 2014 2019, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर स्पेसिफिकली। ओके। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी। द लास्ट थ्री थिंग्स स्टैंडिंग वाज कि हम कश्मीर 370 से करेंगे, वैसा 370 वाली चीज करेंगे, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा। सो द ओनली थिंग रिमेनिंग, तो राम जन्मभूमि हो गया और कश्मीर वाला हो गया। उस दिन बीजेपी की वेबसाइट गॉट डाउन पूरी, क्योंकि लोग पीपल वर डाउनलोडिंग द मैनिफेस्टो कि यूसीसी के बारे में क्या कर रहे हैं करके। तो समान नागरिक संहिता के की सोच क्या है वो अपन सोचते हैं। तो दो तरीके के लॉज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल लॉज और पर्सनल लॉज। तो आपने खून किया, मैंने खून किया, आपने चोरी की, मैंने चोरी की, सजा सेम मिलेगी। Correct. ये हो गए जनरल लॉज। दूसरा होता है पर्सनल लॉज। तो पर्सनल लॉज कौन से मैटर्स गवर्न करते हैं? इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, अडॉप्शन, ये सारी चीजें। तो ये इन चीजों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, मुस्लिम शरिया लॉ, पर्सनल पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, ये सारी चीजें हो गई जो इन मुद्दों को गवर्न करती है। अब इंडिया इतना डाइवर्स है, कहीं मेट्रियार्कल है, कहीं पेट्रियार्कल है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो हर रिलीजन में ना कुछ जेंडर बेस्ड, कुछ रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ही। सो द आइडिया पॉप्ड अप कि क्यों ना हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा बनाएं, एक समान संहिता ऐसा बनाएं, जिसमें हम सारी रिलीजियस डाइवर्सिटीज को, मतलब जो भी डिफरेंसेस है उनको हटा दें, जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटीज है उनको हटा दें और सबको एक दे, क्योंकि देश तो एक ही है। तो एक ही लॉ क्यों ना? तो अगर मर्डर के लिए लॉ एक ही हो सकता है, तो इन सारी चीजों के लिए भी एक लॉ क्यों नहीं हो सकता? Right. अब इसकी प्रॉब्लम्स अगर हम देखें, तो अगर एक हिंदू डॉटर इक्वल शेयर इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टी में, बट अ मुस्लिम वुमेन कैन नॉट। अ मुस्लिम वुमेन कैन ओनली इनहेरिट हाफ ऑफ द मेल हायर। अच्छा। फिर दूसरा पॉलीगैमी वाला इशू, अ हिंदू मैन कैन ओनली मैरी वंस, अ मुस्लिम मैन कैन मैरी 4 टाइम्स। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी पॉलीगैमी अलाउ कर दी जानी चाहिए इक्वालिटी के लिए, पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ये है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट रिलीजन में इंटरफेयर करे तो करे कैसे? बिकॉज आप बोलोगे कि मेरा ट्रेडिशन है, ये मेरा कस्टम है, एंड इफ वी मियाँ बीवी राजी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहा है? राइट। तो रिलीजियस मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने में प्रॉब्लम थी। इसलिए अगर हम लॉ बनाते तो सोसाइटी अपने आप बदलने लगेगी। करेक्ट। तो ये आइडिया है। अब आइडिया बहुत अच्छा है, चैलेंजेस भी तो होंगे इसमें। पर चैलेंज है इंडिया, हम्म। कि इंडिया में आप रिलीजन को लेके कोई अच्छा लॉ भी लाना चाहो, इतने ऑपोजिशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अभी मेजोरिटी ओपिनियन फॉर माइनॉरिटीज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी, उनको लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो चले जाएगा। तो इस चीज को ना बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे दी आइडिया इज नॉट टू इंटरफेयर विद रिलीजन, बट सालों से चली आई जो प्रथा है, जो अब इक्वालिटी वाली चीजें हो गई, उनको हटाना है। द चैलेंज इज ह्यूमंगस, Right.
पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो, रिलीजियस सिनेरियो, सोसाइटल सिनेरियो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो ऑन पेपर इट्स अ नाइस आइडिया, Yeah. इम्प्लीमेंटेशन आई एम नॉट सो श्योर, आई डोंट सी इट इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, यू डोंट सी। डिजिटल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। डिजिटल प्रूफ्स बहुत आजकल इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट्स हो गए, ईमेल्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है या फिर कोर्ट इसको किस नज़रिए से देखता है, इसको वैल्यू देता है, तवज्जो देता है? सो आई एम सो ग्लैड कि अभी ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ना एक लॉयर के लिए या फिर एक लॉ स्टूडेंट के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, इतने बैकलॉग क्यों है, जजेस की इतनी छुट्टियां क्यों है, सिस्टम कहाँ जा रहा है बे। तो ऑल थिंग्स आर नेगेटिव, बट ये डिजिटल एविडेंस, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट होकर जवाब दे रही हूँ। तो हमारे ना 3 पुराने क्रिमिनल लॉज थे, और 2023 दिसंबर अभी इसी साल 3 नए लॉज उनको रिप्लेस करने के लिए आए। तो उसमें से एक है एविडेंस एक्ट, उसको रिप्लेस किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, द न्यूअर एविडेंस एक्ट। तो उसमें क्या होता था, पहले अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू होती थी, सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती थी, तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स में क्या होता था, अगर आपकी व्हाट्सएप चैट्स है, वो उसको वैल्यू नहीं देते थे, उसको एडमिट नहीं करते थे, बिकॉज दैट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, दैट्स जैसे स्क्रीनशॉट, डिजिटल एविडेंस हो गया ना। राइट। तो जो नया एक्ट है वो लाया ही इसलिए गया है कि वक्त के अनुसार 1860s में बना है, 1970s में बना हुआ है, तो अभी के हिसाब से उसको चेंज किया है। तो डिजिटल एविडेंस को डॉक्यूमेंट से पैरेलल वैल्यू दिया है। तो जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है उसमें डिजिटल एविडेंस को जोड़ दिया है। इसका सिंपल ये मतलब हुआ कि एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस, जैसे व्हाट्सएप चैट्स जो हो गए, वो अब एविडेंस रहेंगी, अब उसकी एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी। बट स्क्रीनशॉट्स नहीं, प्रोबेबली उसका एक मेल होगा या तो यू हैव ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो यू हैव टू गेट इट सर्टिफाइड कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं से ग्राफिक डिजाइनर ने चेंज नहीं किया, आपको सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा। बट एडमिसिबिलिटी हो रही, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो डिजिटल एविडेंस इज अ गुड थिंग। अगेन इसमें मैं बोल कि लॉ ला लिया है, क्या ट्रेनिंग हो रही है, तो वी हैव टू बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर कि डिजिटल एविडेंस क्या होता है। तो हम लॉ बना लेंगे, पर अगर नीचे कोर्ट्स को पता ही नहीं कि व्हाट्सएप आप एडमिट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कॉमन इंसान को भी बताना चाहिए कि डिजिटल एविडेंस इज नाउ एन एविडेंस। तो इसका इंफ्रा नहीं है हमारे पास फिलहाल, अभी तो लॉ बना है। अभी लॉ बना हाँ, तो इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है, लॉ बनता है फिर चीजें चेंज होती है। तो यू बिलीव कि डिजिटल एविडेंस एक बार आ जाएगा तो सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक हो जाएंगी और स्पीड अप हो जाएगा सारा प्रोसेस, करेक्ट? तो साइबर फ्रॉड्स भी बहुत होने लगे हैं आजकल। मेरे तो मतलब मेरे साथ ही हो चुकी है, छोटे-छोटे हुए हैं, पर हुए हैं। तो इन सब के साथ कैसे डील कर सकते हैं हम? हमारा लीगल सिस्टम सक्षम है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए? है। वी आर कैचिंग अप, वी आर ट्राइंग टू कैच अप। इंडिया के लोग ही बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। नए-नए पैतरे हाँ, अपनाते रहते हैं हमेशा। मेरे सामने मेरे पापा को व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, मेरी बहन अंदर सो रही है कि तुम्हारी बेटी ने कार ठोक दी है, 50,000 और सामने दिख रहा है पुलिस ऑफिसर, हम सब चाय पी रहे, और पापा वो तो हड़बड़ा गए, अरे रिया कहाँ गई, मेरी मम्मी भी मान रही किया ही होगा उसने कुछ, उसको उठा रहे, और हम लोग पूछ रहे पाकिस्तान के नंबर से कॉल था। माय गॉड! फिर एक और केस आया था, मुझे कॉल आया था, सब इंसान बहुत सारे पार्सल मंगाते हैं, आपका एक फेडेक्स का पार्सल है, बॉम्बे में पकड़ाया गया है, संदिग्ध लग रहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से कॉल करे, बड़े श्री है ना बॉम्बे हाई कोर्ट वाले। तो आप बताओ आपका क्या नंबर है, कब आएंगे देखने के लिए, अच्छा ओटीपी बताओ, आधार, हुँ, बहुत सारी नई चीजें हुई। बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने एक बार जूते मँगाए थे अभी रिसेंटली, मुझे वो अच्छे लगे थे ऑनलाइन। तो जैसे ही मैंने पैकेज रिसीव किया तो मुझे बहुत बड़ा छोटा-सा डब्बा मिला। तो मैंने कहा तो मेरे साइज़ तो 11 है जूते का, और ये तो बड़ा छोटा-सा दिख रहा है, पता नहीं क्या ही भेजा इन्होंने। और उन्होंने पेमेंट भी ले लिया, सीओडी ऑर्डर था वो। जैसे ही मैंने डब्बा खोला, उसके अंदर चप्पल निकली, रास्ते के कोई चप्पल होंगे वो। तो मेरे सारे पैसे ही बर्बाद हो गए। सो मैं वही हैरान हूँ मैं, क्या फ्रॉड चल रहा है, मतलब क्या-क्या नए-नए पैतरे अपना रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते आप आपसे ऐसा पैसा लूट लेंगे। अभी कल परसों की बात है, मुझे कुछ मैसेज आया जिसमें ये बताया कि गूगल पे से आपके ₹9,912 डिडक्ट होंगे। मैंने कहा मैंने तो वैसी कोई सर्विस ही नहीं ली। हम्म, तो हो सकता है कहीं मैंने कुछ क्लिक किया और हम्म, वहाँ से उन्होंने मेरा पूरा पेमेंट डिटेल्स निकाल लिया, और ये भी मैसेज आ गया कि आपका अभी थोड़ी देर में पैसा कटने वाला है। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड द बैंक, हम्म, और मैंने वो जो इंस्ट्रक्शंस जो मैनेज करने होते हैं वो मैंने उसे कैंसल करवाया। गुड, बहुत से लोग नहीं कराते। सो इट इज़ सो डिफिकल्ट आज के ज़माने में, जो थोड़ा-सा अलर्ट नहीं है, उसको तो बहुत आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। अब उधर जैन से लेके जून तक 7,000 केसेस फाइल हुए हैं, एंड दीज आर ओनली दैट हैव बीन फाइल्ड। सोचो किसी का 100-200 होता है तो नॉर्मल कौन मैसेज देखता कौन है, म्यूट पे तो रहता है, देखते ही नहीं मैसेज। 7,000 cases which amounted to 177 crores of criminal fraud। माय गॉड! और क्रिमिनल फ्रॉड अगर हो रहा है, साइबर फ्रॉड, तो अपने पास लॉज हैं इसके बाद, तो 2 लॉज है इसमें। एक हो गया आईटी एक्ट
और दूसरा हो गया आपका बीएनएस जो आईपीसी। अब 2 लॉ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन अगर कोई आपका पैसा चुरा रहा है तो वो भी गलत है, वो भी ऑनलाइन क्राइम हो गया, और अगर ऑनलाइन कोई गन बेच रहा है या खरीद रहा है तो वो भी क्राइम हो गया। तो दोनों को प्रोहिबिट करता है। आईटी एक्ट सीधा-सीधा ये बोलता है कि अगर आपके डिवाइस से कोई भी एक्सेस लेने की कोशिश करता है, कुछ डाउनलोड करता है, कुछ वायरस कुछ भी चीज़ें करता है, तो दैट्स पनिशेबल। और 420 बोल देंगे अगर आईपीसी की नॉर्मल भाषा में, तो बोथ ऑफ देम आर पनिशेबल। पर ये लीगल वाली चीज़ में आने से पहले जैसे आपने प्रोएक्टिवनेस दिखाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, आप तुरंत 1930 या फिर 1903 दोनों में से कोई एक नंबर है, आप उन पे कॉल करो, यू रिपोर्ट इट फर्स्ट। सबसे पहले तो आपको बैंक वालों को कॉल करना है, अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराइए, डेबिट कार्ड ब्लॉक करिए, उनको सारी डिटेल्स बताइए। दूसरा 1903 या 1930 पे कॉल करके यू टेल देम कि दिस हैज हैपेंड, दे विल ट्राई टू रिट्रेस इट बिफोर इट्स टू लेट। और थर्ड चीज़ ये कि आप वेबसाइट पे भी जाके, कंज्यूमर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके ये फाइल कीजिए। दीज 3 थिंग्स इफ यू आर डूइंग, यू आर इंश्योरिंग एटलीस्ट 80% तक तो कि आपको पैसे वापस आ जाएँगे। कितने सारे लोग होते हैं जो ये चीज़ें नहीं करते, एंड देन दोज़ पीपल गेट मोटिवेटेड और फिर वो दूसरे क्राइम करते हैं। जैसे मैंने जूते वाला किस्सा बताया, उनको हम कॉल कर रहे थे, फिर वो उनका तो नंबर ही गायब हो गया। दे वर डिस्कनेक्टिंग अ कॉल, दे वर नॉट रिसीविंग अ कॉल, तो शायद बंद भी हो गया था उनका नंबर। तो मैंने अभी रिसेंटली ही देखा था कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो गेटिंग टू नो ऑल ऑफ दिस। तो ये बोलते हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडी जैसे हाई कोर्ट हो गया, फेडेक्स, ये जो नॉर्मल सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, जो हमारी बेटरमेंट के लिए बनाए गए, वो ही उनका ही नाम लेके चीज़ें यूज़ जैसे बैंक के कॉल आ गया, आपका डॉक्यूमेंट ऐसा है, आपका नॉमिनी नहीं है, बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, अच्छा ओटीपी बता दो। ऐसे में अगर 60-70 इयर्स ओल्ड अपने फादर्स, ग्रैंडफादर्स, मदर्स, दे रिलाई ऑन दैट, थोड़ा-सा हेवी ऑन इंग्लिश रहे, थोड़ा अथॉरिटेटिव हो, दे विल गिव एवरीथिंग। मेरे पापा मेरे को हर दिन व्हाट्सएप में एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजते, किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर मत करना, किसी के साथ अपना पिन मत शेयर करना। वही अगर कोई कॉल कर ले कि मैं बैंक से बोला तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स खत्म हो जाएगा, तुम दे दो, वो दे देंगे। तो जागरूक बनाने की ज़रूरत है, राइट, चीज़ों को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, पर ये 3 स्टेप सबको फॉलो करने फॉलो चाहिए। करना चाहिए। एक और चीज़, हाँ। गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया है कि ऑल बैंक कॉल्स विल कम फ्रॉम अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 160। ये एक नई चीज़ स्टार्ट की है। ओह! बैंक कॉल्स। हाँ, ताकि अगर वो 160 नहीं है, तो वो बैंक कॉल्स अगर नहीं रहेंगे, तो ये बाकी सारी चीज़ें भी रहेगी। जैसे अभी एयरटेल ने, फॉर होल ऑफ इंडिया? हाँ, दैट्स फॉर होल ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फिर दूसरा अभी एयरटेल ने भी एक और बहुत अच्छी चीज़ की कि अगर कोई स्पैम कॉल्स है, तो इनबिल्ट ट्रू कॉलर वाला फीचर, वाओ! कि अगर कोई स्पैम कॉल आ रहा है, कुछ है, तो वो तुरंत आपको बताएगा कि कॉल क्या है, सो डोंट पिक इट अप। सो आई फील इट वेरी गुड कि बिकॉज़ माय पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स नीड दिस सर्विस, बिकॉज़ दे आर वेरी गल्लिबल फॉर दिस। राइट, राइट। सो द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर एंड व्हाट इज़ ईएफआईआर? ओके, ठीक है। तो वेरी हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों ही नए कंसेप्ट से एफआईआर से रिलेटेड। तो एफआईआर आपका नॉर्मली क्या हो गया, आपके साथ कोई भी गलत काम हुआ है, आप पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट लिखाइए। करेक्ट। अब 2 चीज़ें हो सकती है, अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसमें सामने वाला भाग सकता है या एविडेंस टैम्परिंग हो सकती है, विटनेस को भड़का सकता है, मर्डर, रेप, किडनैपिंग जैसे ग्रेव ऑफेंसेस है, तो एफआईआर लॉन्च होती है। अगर चोरी-चकारी है, शक है किसी पे, तो एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। अच्छा, तो सिर्फ ग्रेव ऑफेंसेस पे एफआईआर होती है। अगर ग्रेव ऑफेंस नहीं हुआ, तो उस पे रिपोर्ट फाइल की जाती है। ओके। तो सिस्टम सेम ही फॉलो होता है। व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर? हाँ, अब एफआईआर में भी 2 चीज़ें होती हैं। हुँ, तो बहुत बार ना रेप केसेस में देखते हैं या फिर बहुत ही ग्रेव केसेस में देखते हैं कि विक्टिम को अपनी आइडेंटिटी बतानी नहीं होती है, हुँ, या फिर वो बहुत डिलेमा में रहता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ या फिर कहाँ जाऊँ। तो सिस्टम ने 2 प्रिंसिपल्स निकाले, एक है ज़ीरो एफआईआर और एक है ईएफआईआर। तो ज़ीरो एफआईआर क्या हुआ कि समझो कि मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं बैंगलोर में पढ़ाई कर रही हूँ, और बैंगलोर में मेरा मोबाइल छूट गया, कुछ हो गया, मैं रायपुर हूँ, सम ज्योग्राफिकल इश्यूज़। अब मैं अपना केस कहाँ फाइल करूँ? बैंगलोर में करूँ, छत्तीसगढ़ में पता चला वहाँ करूँ, चोर झारखंड का है वहाँ पे करूँ, करेक्ट। ऑल ऑफ दोज़ इश्यूज़। तो ज़ीरो एफआईआर क्या करता है, आपको जब पता चला कि क्राइम हुआ है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लॉन्च करा दो। तो नॉर्मल एफआईआर्स के नंबर होते हैं 24131432। ज़ीरो एफआईआर में इट स्टार्ट्स विद 0। अब समझो कि मैं छत्तीसगढ़ पहुँच गई और मैंने रायपुर के पुलिस स्टेशन में लिखा दिया। अब रायपुर थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिसके पास इसका जुरिस्डिक्शन है, वो उनके पास ये केस लॉन्च कराएंगे। सो आई डोंट हैव टू बी एंगेज्ड इन दिस कि कहाँ लीगैलिटी में मुझे नहीं जाना कि कौन सा सही, क्योंकि जुरिस्डिक्शन हो जाता है ना कि सही जगह लगा के लगाया है कि नहीं। तो ये हो गया ज़ीरो एफआईआर। दूसरा हो गया ईएफआईआर। अ लॉट ऑफ टाइम्स रेप के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, डाउरी केसेस में हम लोगों ने मैक्सिमम देखा है कि विक्टिम को एनकरेज नहीं किया जाता कि तुम पुलिस स्टेशन जाके करो, परिवार की बदनामी होगी वगैरह। तो ईएफआईआरस आर पोर्टल्स, हर स्टेट का अपना खुद का पोर्टल होता है, एंड यू कैन फाइल एन ईएफआई, इट्स लाइक राइटिंग अ मेल। हुँ, सो दिस इज ऑल्सो डन। सो ये दोनों ही न्यू कंसेप्ट्स हैं।
एंड दीज आर ताकि प्रोएक्टिवनेस बढ़े, लोग जो भी क्राइम्स हो रहे हैं उसको रिपोर्ट करें। EFIs के बारे में लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं, लोग करते नहीं है। दिस इज ऑल्सो न्यू कंसेप्ट। तो ये फेज वाइज आया था, शुरू में शायद 7-8 स्टेट्स में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर स्टेट का अपना खुद का पोर्टल होना चाहिए। पर इसमें भी ये है कि आप EFIR लॉन्च कर दिए एंड देन 3-4 दिन के बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाना होता है, या तो आप बोल सकते हैं पुलिस स्टेशन के कि आप घर में आके मेरी गवाही दो। तो बोथ ऑफ दीज कंसेप्ट्स हेल्प यू सिंप्लीफाइंग। जैसे पुलिस स्टेशन बहुत लोगों को लगता है कि पुलिस स्टेशन तो बहुत ही क्रिमिनल एरिया हो जाए, मतलब क्राइम से ज्यादा पुलिस स्टेशन से डरते लोग कि वहां जाएंगे तो फंस जाएंगे, वो तो और ही पैसे मांग लेगा। जैसे लापता लेडीज में अपने सीन देखा होगा, वो अपने सारे गहने वहने उतार के जाती वहां पे ताकि अमीर ना दिखे। राइट, राइट। तो मोर देन क्रिमिनल्स पीपल आर स्कैर्ड ऑफ पुलिस स्टेशंस एंड द फैमिलीज आर आल्सो। राइट। तो इसलिए ये दोनों सिस्टम्स हेल्प करते हैं। विमेन सिक्योरिटी लॉ क्या है? तो बहुत सारे लॉज है वुमेन सिक्योरिटी पे, एंड देयर इज आल्सो डेटा एनसीआरबी का व्हिच सेज कि इन एवरी 1 आवर 56 केसेस फाइल होते हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो दोनों चीजें हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एनसीआरबी, दैट्स नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो हर साल का डेटा निकालती है कि क्या वुमेन सेफ है कि नहीं, बाकी कौन से क्राइम्स ऑन द राइज है, ताकि उसके लिए हम लॉज बना सके, सोसाइटी डिस्कस कर सके। तो 2012 में 24,000 केसेस हुए थे, 2018 तक वो 33,000 हो गए, और अभी भी 24% इंक्रीज देखे जा रहे हैं। तो इसमें दो व्यूज है, एक कि क्राइम बढ़ रहे हैं, दूसरा ये व्यू भी है कि नाउ वुमेन आर मोर अवेयर ऑन रिपोर्टिंग दोज ऑफेंसेस, तो रिपोर्टिंग बेटर हो गई है। पुलिस मैंडेटरी एफआईआर लॉन्च कर रही है, EFIR 0 FIR वाले सिस्टम्स हो गए। तो दोनों तरीके की, पहले में भी इतने रिपोर्ट नहीं हो रहे थे पर अब हो रहे, बट क्राइम्स आर ऑन द राइज। द रीसेंट कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल का रेप केस अगर हम देखें तो इसमें ना एक डिबेट निकलती है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं, कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी क्या नहीं होती। तो आपको पता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी मिलती है। मतलब एक केस इतना रेयर हो कि पूरी सोसाइटी शॉक हो जाए उसको सुनने के बाद, तो उस केस में डेथ पेनल्टी मिलेगी। जैसे निर्भया केस में मिली, द लास्ट एग्जीक्यूटेड वर देम, 2014 या 15 ऐसा कुछ, जिसमें लास्ट एग्जीक्यूशन हुआ था। एवरी रेप इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अच्छा, बट तो रेप इज रेप आफ्टर ऑल। हाँ, तो जब हम सुनते हैं कि इसका रेप हुआ तो वी आर शॉक्ड, बट द कोर्ट सेज कि हर रेप में डेथ पेनल्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। दैट वाज शॉकिंग फॉर अस एज जब हम लोग लॉ स्टूडेंट से जब हम पढ़ रहे थे, हमको पहले ही लगता था एज अ नॉर्मल बच्चे हम जब थे कि अगर रेप हुआ उससे बड़ा तो क्या ही अपराध हो सकता है। तो एक तो अपराधी को पकड़ना इतना मुश्किल, अगर पकड़ा भी गया तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिल रही है। तो फिर क्या है, उसके अगेंस्ट कुछ और होगा? तो वही तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर का है, बट एवरी रेप इज नॉट रेयर, क्योंकि हर साल पिछले साल ही 40,000 कुछ केसेस हुए थे रेप के। Right. तो अगर 40,000 केसेस हो रहे तो इट्स नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और वैसा नहीं हो सकता। तो क्या इसमें फिर सेकंड डिबेट, तो एक हो गया डेथ पेनल्टी क्या होनी चाहिए, दूसरा क्या हमारे लॉ स्ट्रिक्ट है कि हमको नए लॉज आने की जरूरत है। तो लॉज हमारे बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम सेक्शन 375 देखें, सेक्शन 376 देखें, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 7 साल, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। अगर आप 16 साल की कम बच्ची के साथ ये कर रहे हैं तो 10 years मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, इट कैन गो अप टू डेथ पेनल्टी ऑल्सो। तो लॉ स्ट्रिक्ट है। पॉश अगर हम देखें, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, तो उसमें भी सजा है। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, दैट इज एन इशू। तो लॉ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एवरीथिंग लीड्स टू लॉ, लॉ ही हर चीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। कि या तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इंटरफेयरिंग करे, सुप्रीम कोर्ट हैज लिमिटेड पावर्स। सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लॉ के बेसिस पर जजमेंट देती है, एग्जीक्यूट करती है। हाँ। तो अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप से नहीं कर सकते, वरना फिर वो आर्बिट्ररी हो जाएगी, और कोई भी बॉडी अगर आर्बिट्ररी होती है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो हम हर चीज का थर्रा उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं। तुम पार्लियामेंट को अकाउंटेबल ठहराओ ना, कि पार्लियामेंट क्यों नहीं बिल बनाती कि रेप अगर पकड़ा गया एंड इफ इज प्रूवन तो फिर उसको डेथ पेनल्टी होगी। ये एक खुशी हो गया। दूसरा ये हुआ कि हम ना डेथ पेनल्टी के लिए बड़ी सोसाइटी नरम दिल की हो जाती है कि क्या हुआ अगर वो इनोसेंट हुआ तो, या फिर अगर किसी को बचाने के लिए। पर तुम ये बिलीफ ऑफ डाउट कब तक रखोगे? ट्रायल कोर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं कि ट्रायल कोर्ट डेथ पेनल्टी दे दी और उसको मिल जाएगी। वो अपील करेगा हाई कोर्ट पे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर रिव्यू पिटिशन होगा, सब कुछ होगा। इतने स्टेजेस के बाद भी अगर वो गिल्टी ठहराया जा रहा है, फिर किस चीज का इनोसेंट, देन गिव डेथ पेनल्टी। Correct. तो अगेंस्ट, तो लॉ नॉर्मली ये बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं है रेप केसेस में, पर आई थिंक ऐसे केसेस के लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरा इसका इशू ये भी है कि डेथ पेनल्टी कुछ केसेस में तो है ही, पर समझो कि अगर 100 स्टार्टअप्स में सिर्फ 3 स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल होंगे तो पूरी जनता स्टार्टअप करने के लिए डरेगी, क्योंकि सक्सेस रेट इतना कम है सेम क्राइम्स के साथ।
100 रेप केसेस में कन्विक्शन रेट 2% है। कन्विक्शन रेट मतलब आपको सजा मिल रही, ट्रायल कंप्लीट हो रहा है, अच्छा 2% है। तो मतलब जिनको हैंग टिल डेथ किया जा रहा है उससे 2% है। हैंग टिल डेथ तो छोड़ो, 7 साल की सजा भी मिनिमम, अच्छा वो 2% है। अच्छा तो क्यों ऐसा पर कि जब पता चल जा रहा है कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स होने के बाद तो इसी के लिए हमने एविडेंस एक्ट को भी बदला है, ताकि प्रोसेस स्पीड अप हो। जो पुराना था उसको नया किया, डिजिटल एविडेंस लेके आ रहा है। डेफिनेशंस बदली जा रही है। जैसे निर्भया रेप केस के पहले डेफिनेशंस ही अलग थी। ओरल सेक्स और के लिए आपको रेप की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पेनिट्रेटिव सेक्स वर्ड ही नहीं था। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी। तो एज एंड व्हेन 2012 में हमारे निर्भया रेप केस के बाद हमारे रेप लॉज में मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस आए। 7 साल की पनिशमेंट मिनिमम की गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बढ़ाया गया, डेथ पेनल्टी बढ़ाई गई, सारी चीजें की गई। अभी भी बहुत सारा स्कोप है, पर जो सिस्टम बना हुआ है क्या वो फॉलो हो रहा है? जैसे लॉ बोलता है कि रेप केसेस में जो ट्रायल है वो 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। 2019 की बात है, कुछ जनवरी से लेके जून तक कुछ केसेस थे जिसमें सिर्फ 10% केसेस में हुआ होगा पूरा ट्रायल। बाकी केसेस 2019 के केसेस अभी तक चल रहे थे। क्या हमारे पास स्टाफ कम है इसकी वजह से ऐसा हो रहा तो ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी डायरेक्शंस इश्यू किए, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि हाँ वैकेंसीज है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा अच्छे एडवोकेट्स की भी ज़रूरत है, सब कुछ की ज़रूरत है। पर इट्स मोर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कैसा रूल फॉलो करते हैं। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे, कोई अर्जेंट मैटर है, तो आप बोल सकते हो कि ये नेक्स्ट हियरिंग कर लो कि मेरा एडवोकेट नहीं आया, जो सीनियर एडवोकेट नहीं आ पाए। अब अगर कोर्ट बोलेगा कि नहीं आपको कंटिन्यू करना है, तो सामने वाले इंसान के साथ गलत हो जाएगा। तो सिस्टम्स का ना मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है। सो वी हैव लॉज जो अपने आप में स्ट्रिक्ट हैं, पर उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, ट्रायल कोर्ट्स की। तो सबसे ज्यादा भार ना सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आता है। तो अभी हमारे पास 50 मिलियन केसेस पेंडिंग है। अभी अगर हम कोई भी फ्रेश केस भी नहीं फाइल करें तो 2046 तक हम सॉल्व कर पाएंगे, कोई फ्रेश केस अगर ना हो तो। एंड द नेचर ऑफ क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक तो ये हो गया पेंडेंसी। अब इस 50 मिलियन केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास है 84,000 केसेस। द रियल जो बर्डन उठाते हैं वो हमारे सबसे लोअर कोर्ट्स होते हैं, हमारे ट्रायल कोर्ट्स होते हैं। वहां पे ट्रेनिंग तो आपको पता, वैसे लोगों को कहता है कि जुडिशरी कर क्या रहा है, किसी के दिमाग में आता है कि 50 मिलियन केस है, तुम काम नहीं कर रहे थे क्या? पर हर दिन एक बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, उनके जजेस, एक ट्रायल कोर्ट का जज एक दिन में 14 केसेस सुनता है। एक दिन में आप पढ़ते हो अलग अलग नेचर के केसेस और उन पे जजमेंट देते तो बेसिकली वी नीड मोर हो। दे आर ओवर बर्डन। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या कुछ एआई आना चाहिए कि अगर ऐसे सब सारे रिपोर्ट्स अगर यू नो तो बैकलॉग ऑफ केसेस के लिए यूज किया जा रहा है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो लेके आ रहे हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज ले रहे हैं, वो यूज ऑफ एआई का लाने का सोच रहे हैं, लॉज और एक्सेसिबल बनाने के लिए सोच रहे हैं। बट इफ वी कम बैक टू द वुमेन इशू, तो एक डेथ पेनल्टी में इट कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई थिंक डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरा, ये जो कन्विक्शन रेट है जो 2% का है, 10% का है, इसको हमने बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब सोसाइटी को पता चलेगा ना कि अगर पकड़े जाओगे, अगर पता चला तो फिर सजा मुमकिन है। अभी क्या है, पकड़ा जाऊंगा अभी तो 10 साल तो केसेस ही चल रहे हैं ना, Correct. सोसाइटी भूल जाएगी। Right. तो दूसरा ये बहुत जरूरी है। तीसरा, इसमें ना जैसे वेस्ट बंगाल में ही फिर आया अपराजिता बिल, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेके आया। बट आई टोल्ड यू कि सिर्फ तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रिक्टर मेजर्स लेके आए कि ये होगा तो डेथ पेनल्टी दी जाएगी, ये दी जाएगी। बिल पीपल वर सेलिब्रेटिंग कि हाँ स्पीडी हो गया, तो उसमें कुछ अच्छे इश्यूज भी है कि उन्होंने टाइम लिमिट लगाई, 2 महीने तक आपको करना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, ट्रायल कंप्लीट करना है। पर स्टेट नहीं बोल सकती कि अगर पकड़े जाओ तो डेथ पेनल्टी हो जाएगी। Right. क्योंकि अगर डेथ पेनल्टी मिली वो सुप्रीम कोर्ट में कर देगा अपील, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा लॉ वैलिड नहीं है। तो ये तो पेंडेंसी ऑफ केस बढ़ा रहा है ना। तो ब्रिंग अबाउट सच लॉज जो प्रेसिडेंट अप्रूव करे, उसके बाद आप पब्लिसाइज करो, जो सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करे। एज ऑफ नाउ इट हैज नॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू। तीसरा, पेंडेंसी ऑफ केस का मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताऊं। हम्म तो आज के टाइम पे फॉर ऑल वर्किंग वुमेन सबसे अच्छा और उनको सशक्त करने वाला जो लॉ है वो है पॉश का, प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस लॉज। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से ज्यादा लोग होते हैं तो उन पे ये एप्लीकेबल होता है। यार यू नीड टू हैव अ सेपरेट मेंस एंड वुमेन वॉशरूम। आपको एक सेक्सुअल हरासमेंट सेल होना चाहिए जिसमें अनटूवर्ड एक्शन भी हो, सामने वाले का इंटेंशन हो ना हो। इफ ही इज बी, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आपको एक्शन लेना ही है एंड द कंपनी हैज टू प्रूव कि उन्होंने एक्शन लिया। तो बहुत सारी चीज आई है। पर ये जो पॉश एक्ट आया एक भवरी देवी केस के बारे में, द केसेस ऑफ 1992। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज के लिए बहुत सारे लॉज बनाई थी, तो वो बहुत सारे सोशल वर्कर्स रखी थी, उसमें से एक थी भवरी देवी। वो एक दिन एक 9 महीने की बच्ची की शादी रुकवाने जा रही थी।
अच्छा, 9 महीने की बच्ची की शादी हुई थी किसी 10 साल के बच्चे से या फिर 2 साल के बच्चे से। माय गॉड! वो गई वहाँ पे रुकवाने के लिए। तो एक तो वो लोअर कास्ट की थी, तो उनको पहले मना किया गया। फिर वो पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस वाले आए, वहाँ मिठाई खाए, चले गए। पर घर वालों को लगा शादी रुकवाने की कोशिश की, शादी हो गई। नेक्स्ट दिन शी वाज़ गैंग रेप्ड बाय 5 पीपल ऑफ दैट 9 महीने की बच्ची के घर वाला। सो दे हैड 2 इश्यूज़, एक तो शादी रुकवाने की कोशिश की एंड बिकॉज़ यू आर ऑफ अ लोअर कास्ट। 1992 का केस है, इट्स स्टिल पेंडिंग एंड दैट शी इज़ अ सोशल वर्कर। द हस्बैंड डाइड इन कोविड। गवर्नमेंट ने फंड्स दिए उसको करने के लिए, वो फैमिली में बढ़ गए, अवेयरनेस में बढ़ गए, नाउ शी इज़ स्टैंडिंग अलोन। तो अब मैं आपको तो व्हेन आई वाज़ रिसर्चिंग अबाउट इट, मैं और मेरी पूरी टीम को सीरीज़ ऑफ गूज़बम्प्स आ रहे थे। एक सोशल वर्कर और वो एक सेम गाँव में रह रहे हैं, जो रेपिस्ट है और वो। 5 रेपिस्ट में सिर्फ 1 बचा है ज़िंदा, बाकी सब मर चुके हैं, किसी को जेल नहीं हुई है। व्हेन शी रीच्ड ट्रायल कोर्ट तो हर बार वो 50 किलोमीटर अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती थी। फॉर हर टू अफोर्ड दैट वाज़ नॉट ईज़ी। उसका सोशल बहिष्कार हुआ, ना दूध मिलता था, ना सामान मिलता था, कुछ नहीं। जो आस-पास के लोग थे उसको भी उसको मना कर रहे थे कि नहीं करना चाहिए। एंड शी वाज़ आस्क्ड क्वेश्चन सच, तो कोर्ट ने जब बेल दे रहे थे उन 5 लोगों को, द कोर्ट सेड कि 5 अपर कास्ट मेन विल नॉट रेप अ शेड्यूल्ड कास्ट वुमन, या फिर चाचा और भतीजा साथ में रेप नहीं करेंगे। एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कि पजामा कौन से कलर का था, कि अंडरवेयर कौन से कलर की थी, ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हर। वो 40-50 बार कोर्ट गई हैं और अभी भी उनकी नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है इसका कोई नहीं है। एंड इमेजिन इफ द फिफ्थ वन डाइज, क्या हम जस्टिस मिलेगा उसको? सो भवरी देवी केस, द केस इज स्टिल पेंडिंग व्हाइल शी इज स्टिल अलाइव एंड व्हाइल हिज ऑफेंडर इज स्टिल अलाइव। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कल्चरल शिफ्ट की तो ज़रूरत है, जहाँ पे मर्दों के दिल में औरतों के लिए रिस्पेक्ट बढ़े और वो एक रिस्पॉन्सिबल बने टुवर्ड्स वुमेन सो दैट जो वुमेन हैं वो उनके अराउंड सेफ फील कर सकें। तो ऐसे क्या रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं जिसकी वजह से ये कल्चरल शिफ्ट आ सकता है? वन इज़ स्ट्रिक्टर लॉज़। एक बार डर पैदा होगा तो ऑटोमैटिकली वो इंसान काम नहीं करेगा। लेकिन वुमेन के प्रति हाँ, जो एक रिस्पेक्ट है वो एक बार अगर आ गई तो ऑटोमैटिकली इंसान ही काम यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। मेरे को लगता है ना, अपन इंडियंस की प्रॉब्लम है, हम ना बहुत दयालु है। क्योंकि ऐसे जैसे लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई बाहर आपको देख रहा है, छोड़ना। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया वॉचमैन, छोड़ना। ट्यूशन टीचर ऑकवर्डली आपको कुछ घूर रहा है, कुछ कर रहा है, ट्यूशन बदल लिया। एवरीथिंग ना वी कीप इग्नोरिंग कि इसके पल्ले क्यों पड़ना, फालतू में अपना काम क्यों बढ़ाना, वी कीप इग्नोरिंग। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि एनी पर्सन हु इज डूइंग दिस स्मॉलर क्राइम्स, वो जब अनरिपोर्टेड जाते हैं, जब उसको सोसाइटी पनिशमेंट नहीं देती, वहां से उसकी, तो कोई भी इंसान अचानक से आके बड़ा क्राइम नहीं करेगा। आई फील दैट, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे पता हो, और आई फील किसी को भी अचानक से कोई बड़ा क्राइम करने का नहीं मिलेगा, वो पहले छोटे छोटे क्राइम्स ट्राई करेगा, वहां से उसको एड्रेनलिन रश मिलता है कि मैं अब बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, सोसाइटी इज नॉट दैट इफेक्टिव। पर अगर हम छोटे क्राइम्स के लिए प्रोएक्टिव हो जाए, चाहे वो क्रिमिनल फ्रॉड्स हो, छोटे को ही अगर आप रिपोर्ट कर दो, चाहे वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो, इफ यू सी आपके घर की मेड आपको बता रही कि पति कर रहा है, यू एंकरेज, यू फाइल एन एफआईआर, तुम जाओ करो चीजें, भी इग्नोर की क्यों इस पछड़े में पड़ना। अगर हम छोटे क्राइम्स को रोक ले, एक छोटा ऑफेंडर ही बड़ा ऑफेंडर बनता है, एंड दैट इज इजियर। सोसाइटी के मन में वुमेन के रिस्पेक्ट लाना, इट्स अ लॉन्गर जर्नी, क्योंकि रिस्पेक्ट ना बहुत ही इंटरप्रिटेटिव हो जाती है। आप बाहर वर्किंग वुमेन की रिस्पेक्ट कर लोगे, घर पे मम्मी की नहीं करोगे, तो दैट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। कि मैंने उसको काम करने के लिए अलाउ किया, दैट्स रिस्पेक्ट, अलाउ कैसे। तो पर अगर हम एज अ सोसाइटी किसी भी विक्टिम शेमिंग ना करे, उसको एंकरेज करे कि तू हाँ जाकर, छोड़ना तो ओवरथिंक कर रही है, छोड़ना ये क्या है? अरे ये तो होता ही रहता है, अब वुमेन इज सब्जेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स, अगर ये सारी चीजें ना करे, तो देन सोसाइटी विल चेंज। मैरिटल रेप केसेस भी होते हैं। तो हालाँकि ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी रेजिस्टेंस। अब होता है 99 पर एक ऐसा क्राइम जिसमें 99% ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट रिपोर्टेड, दैट्स मैरिटल रेप। सो द बहुत बार इसके बिल प्रपोज किए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली सेड कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। अब इसमें 2 चीजें हमको समझनी, क्या उनका इंटेंशन नहीं है? ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम क्राइम बना भी दिए, हाउ डू यू प्रूव अ क्राइम दैट हैज हैपेंड इन 4 वॉल्स? हाउ डू यू प्रूव कंसेंट? बट आई थिंक दैट इज द टास्क ऑफ द लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स डिसाइड है कि वो कैसे प्रूव कर रहे हैं। अब तुमने क्रिमिनल फ्रॉड कैसा, वो तो फिगर आउट कर लेना कैसे करना, तो फिगर आउट दिस आल्सो। तो हम लोग जब लॉ कॉलेज में डिस्कशन कर रहे थे, तो सामने बच्चे,
तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है डिबेट के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि दैट इज़ द टास्क फॉर द लेजिस्लेटर्स कि वो डिसाइड करें। तो सामने कोई टिप्पणी देता है, ठीक है बेडरूम में सीसीटीवी लगा लेंगे। सेंसिटिवाइजेशन इज़ नेसेसरी, पर देखो आज से 40 साल पहले जब एंटी डाउरी लॉज लाए गए थे, तब भी तो बोला था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को हैम्पर करेगा। जो 7 साल के अंदर क्या होता था, अगर दहेज नहीं मिली तो किचन एक्सीडेंट बोल के जलाने की जो प्रक्रिया थी, उतने उन बढ़ते केसेस को देखते ही एंटी डाउरी लॉ लाया। 2002 की बात है या 2002 की बात है, जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, तब भी बोला था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हिला रहे हो तुम, ये तो घर की बात है, तो होता ही रहता है, और हमने लेके आया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो मैरिटल रेप की भी जब बात होती है तो यही बोलते हैं कि तुम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हिलाना चाह रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप्स में भी आजकल लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सोसाइटी है पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है उस चीज़ को। तो इसके अगेंस्ट कोई लॉज है अगर वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, नॉट क्रिमिनल एक्टिविटी बेसिकली रेप ही अगर वहाँ पे लिव इन रेप होता है, तो इसको कैसे डील करती है कोर्ट? तो एक तो अगर लिव इन रिलेशनशिप का क्या लीगल स्टेटस हुआ, तो अगर आपको साथ में रहते हुए 7 साल या उससे ज़्यादा हो गए, एंड द सोसाइटी इज ऑल्सो सीइंग यू एज अ हस्बैंड सिमिलर टू दैट ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो बोथ ऑफ यू गेट द सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में जो आपका बच्चा हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है, द बच्चा, इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इट्स ट्रीटेड एज अ नॉर्मल वर्ड, दे आर ट्रीटेड एज अ बास्टर्ड। Yeah. पर लीगल बोलता है कि अगर 7 साल से ज्यादा हो गया और फिर उसका बच्चा हो रहा है, तो उसको प्रॉपर्टी के राइट्स मिलेंगे, एंड दैट बच्चा विल हैव योर सरनेम, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बास्टर्ड। तो लीगल सिस्टम उसको नॉर्मल मान रहा है। इनहेरिटेंस वाला प्रॉब्लम होता है कि अगर मेरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें राइट्स होगा कि नहीं, उसका प्रॉब्लम है, पर रोल्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। तो 7 साल से ज्यादा के अगर हो गए हैं, तो इवन दिस विल फॉल अंडर मैरिटल। और 7 साल से कम होगा तो? तो दैट कैन फॉल अंडर नॉर्मल, नहीं, अगर वो इट विल फॉल अंडर मैरिटल रेप, इट्स अ ग्रे एरिया। पर हाँ, बट मैरिटल रेप कैसे हुआ जब वो लिव इन रिलेशनशिप में है तो? पर अगर वो होता है ना कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड डूइंग इट, सो इफ द सामने वाले का इंटेंशन ये है कि बिकॉज वी आर सीइंग ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसके बाद अगर कंसेंट ऑब्टेन हुई एंड देन कंसेंट वाज रिवोक्ड, तो आई थिंक इट विल बी ट्रीटेड एज मैरिटल रेप। सो आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड इन दिस एरिया कि क्या होगा। So let's talk about protection of children from Sexual Offense Act, which is called POCSO, पॉक्सो, POCSO, पॉक्सो। राइट। तो इसका एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि चाइल्ड सर्वाइवर्स को साइकोलॉजिकल वेलबींग का काफ़ी ध्यान रखा जाता है इसमें। हम्म। तो लेकिन जब उनके साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जब वो दोबारा उस प्रोसेस को जीते हैं अपने मन में, हम्म। तो क्या हमारी जो लीगल सिस्टम है उससे डील करने के लिए सक्षम है? तो पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, राइट। ये ना बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसको बनाया गया है कीपिंग नॉट लीगल इंटरेस्ट फर्स्ट, बट कीपिंग चाइल्ड्स इंटरेस्ट फर्स्ट। तो इसमें भी लॉ ये है कि आप चाइल्ड की मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर को फर्स्ट रखते हो, सेकंड उसका फिर लीगल इन्वेस्टिगेशन जो भी आता है। सो वाइल ऑल ऑफ दैट हैज बीन केप्ट इन बे, और स्पेशल लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रेप लॉज में भी रेप विद वुमेन ऑफ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज अलग लॉज है, बट रेप विद अ माइनर बहुत स्ट्रिक्टली डील किया है, उसमें डेथ पेनल्टी होगी ही ऐसा। तो वैसे ही सेक्सुअल ऑफेंसेस विद अ चाइल्ड के लिए लॉज है, जैसे अगर कोई भी विक्टिम ऑफ अ चाइल्ड अब्यूज कोई हॉस्पिटल में जाता है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के लिए, दे हैव टू डू इट, दे कांट रिफ्यूज। पर अगर यही वाली अपन बात करें, तो वन देयर इज लॉ एंड देन देयर इज इम्प्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूटिव पार्ट। तो उसपे भी प्रॉब्लम्स देखी गई है कि चाहे मेडिकल केयर हो, लीगल केयर हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हो, बच्चे को बार-बार उस तरीके से भुगतना पड़ता है। तो पॉक्सो में भी ना बहुत सारे निकल रहे हैं, ये अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा रहे हैं कि हाउ अबाउट वी हैव, जैसे हम करियर काउंसलिंग के जाते हैं, एंड यू हैव डिफरेंट काउंटर्स एंड यू कैन डिस्कस एक-एक करके, ताकि बच्चे के लिए भी ओवरवेलमिंग ना हो जाए वो चीज़। तो उसमें भी ये सजेस्ट किया जा रहा है कि हाउ अबाउट वी हैव वन एरिया वेयर ऑल जो भी पिलर्स होते हैं, पुलिस हो गए, डॉक्टर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, दे कैन सिट टुगेदर और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, ताकि बच्चे का एक बार में ही डज नॉट हैव टू लिव इट अगेन एंड अगेन एंड ऑन। दिस सजेस्ट सेम हैज बीन सजेस्टेड फॉर रेप लॉज आल्सो। जैसे बहुतों को तो पता भी नहीं है कि ये सब केसेस में उनके पास क्या राइट्स होते हैं, क्या प्रोटेक्शन मिलता है आपको गवर्नमेंट से। तो हम ऐसी चीज़ क्या कर सकते हैं जिससे पेरेंट्स भी अवेयर हो जाएं कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो, उनके चाइल्ड के साथ कोई अब्यूज़ हो, तो इमीडिएटली उसे रिपोर्ट करें, ना कि उसे छुपाएं। तो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है।
a lot of times parent would prefer to kill themselves or kill the child rather than report a sexual abuse वाली चीज. ऐसा भी होता है? हाँ, तो अभी जो बदलापुर वाला केस आपको पता होगा जिसमें 4 साल की या 5 साल की 2 बच्चियां थी एंड पता चला कि जो वॉशरूम में क्लीनिंग स्टाफ था दे वर सेक्सुअली अब्यूजिंग द चिल्ड्रन. ये जब बात पुलिस में एफआईआर फाइल की गई, एफआईआर फाइल करते वक्त ये नोट किया गया दैट द स्कूल अथॉरिटीज वर अवेयर ऑफ इट. उनको पहले पता था. तो पॉक्सो का ही एक लॉ है जो कहता है कि अगर किसी भी इंसान को पता भी है कि किसी बच्चे के साथ हुआ है एंड इफ दे आर नॉट रिपोर्टिंग दैट इज एन ऑफेंस. अच्छा. तो अगर आपको पता चल तो अगर आप किसी को डूबते हुए देख रहे हो, आप नहीं बचा रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है. मॉरल डिलेमा, लीगल डिलेमा नहीं है. बट अगर आपको पता चल गया कि किसी बच्चे के साथ हुआ है एंड इफ यू आर नॉट रिपोर्टिंग इट दैट इज एन ऑफेंस. सो दैट वेज लॉ इज क्रिएटिंग थिंग्स. राइट. तो रिपोर्टिंग होनी चाहिए, विक्टिम शेमिंग नहीं होनी चाहिए. सोसाइटी को ना बच्चे का क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा, इन सब से बाहर निकलना चाहिए. एंड दे शुड थिंक वन हु इज डूइंग इट टू योर चाइल्ड कैन आल्सो डू इट टू द अदर्स. तो वो वाला प्रोएक्टिवनेस लानी चाहिए सोसाइटी को. Right. So there are a lot of issues, but there is one more important thing that I want to discuss with you, which is Ladakh issue. Hmm. 6th schedule. ये बता सकते हो आप कि ये क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कब से चल रही प्रथा और इसके क्या बेनिफिट्स भी हैं अगर ये आता है तो? ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है तो मैं एकदम सिंपल बताऊंगी. तो 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है. शेड्यूल तो कॉन्स्टिट्यूशन के काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं. तो आर्टिकल्स में जो चीजें नहीं आ पाती उनको हम पार्ट्स और शेड्यूल्स में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो शेड्यूल है ये काम करेगा. तो उसी तरीके से हमारा 6th शेड्यूल जो 1950 में आया था. अब 6th शेड्यूल क्या करता है, ये बोलता है कि वो सारे स्टेट्स जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको हम ट्राइबल एरिया का स्टेटस देंगे. अभी ट्राइबल एरिया स्टेटस मिलने से क्या होता है, जैसे असम में है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें है ट्राइबल एरिया स्टेटस. तो ये एक तरीके का वीआईपी पास तरीके का होता है. तो जिस भी स्टेट को मिल गया वीआईपी ये ट्राइबल एरिया स्टेटस, तो वो अपनी लोकल पॉपुलेशन के लिए, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, एजुकेट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं. अब वो रूल्स क्या बना सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, कल्चरल डाइवर्सिटी की एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड का कैसे यूज होगा, कल्चरल और सारी चीजें प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ताकि डाइल्यूट ना हो जाए. जो उनका लैंड बहुत कीमती है उनके लिए, वो उनके पास ही रहे, सारी चीजें रहे. तो Ladakh has 97% of tribal population, but it does not have a tribal area status. अब बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए तो सोनम वांगचुक जो है Yeah. कि मैं काफी रील्स देखती हूँ, Right. तो ये स्टार्टेड सेइंग कि बहुत सारे जो हमारे ग्रासलैंड्स थे, जो हमारी भेड़ बकरियां करती थी, हम लोग उसको यूज करते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री परमिट्स वगैरह आ रहे हैं. अगर ये ट्राइबल एरिया स्टेटस होता तो क्या होता है, लोकल जो लोग होते हैं उनको रूल मेकिंग अथॉरिटी होती है कि क्या ये इंडस्ट्री आनी चाहिए, क्या ये हमारे एरिया के लिए है. थोड़े और केयरफुल हो जाते हैं इन्वायरमेंट को लेके, बिकॉज इट्स अ ट्राइबल एरिया Correct. एंड ट्राइबल एरिया आर डीपली रूटेड विद ट्रीज, इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रहती है उनमें. Right. तो अब क्योंकि लद्दाख के पास ये स्टेटस नहीं है तो लोकल लोगों के पास ये रूल मेकिंग अथॉरिटी नहीं है. सो इफ एन इंडस्ट्री वांट्स टू बी सेट अप, 1000 पेड़ काट के, कोई ग्रासलैंड इरप्ट करके, दे कैन डू सो. द एंटायर थिंग इज टू गेट प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल. अच्छा. इससे फायदा बस ये हो रहा है ताकि उनका एनवायरमेंट प्रिजर्व हो सके, प्रिजर्व हो सके और जो कल्चरल इंपॉर्टेंस है उस एरिया का जो डाइवर्सिटी है हाँ. वो बच सके, बच सके. जो किसी भी स्टेट के लिए बहुत इनहेरेंट होती है. तो आई एम इन फेवर कि 6th शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट यही है कि हाँ आपके पास इतना पॉपुलेशन स्टेटस होना चाहिए, वो तो है उनके पास. So why is the delay? आई एम आल्सो नॉट अंडरस्टैंड. Let's talk about laws and reality. Hmm. Laws versus reality. ये जो गवर्नमेंट है लीगल सिस्टम को इजी और एफिशिएंट कैसे बना सकते ताकि कॉमन सिटीजन भी अगर कुछ केस करना चाहता है तो वो इजीली कर पाए और उसे बहुत सारे हर्डल्स का सामना ना करना पड़े. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आई हैव सो मेनी थॉट्स अबाउट इट. मैं Please tell me. आपको एक केस बताती हूँ. Yeah. तो एक बहुत ही फेमस इंसान है, एक बहुत ही फेमस लॉयर है, एमसी मेहता करके. Okay. उनने इतने सारे एनवायरमेंटल केसेस फाइल किए. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुआ था, कल रिलेट टू इट कि क्या कैसे एफिशिएंट हो सकता है. जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ उसके 1 साल बाद ही दिल्ली के एक बहुत ही वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी श्रीराम इंडस्ट्रीज करके था, गैस लीक हो रहा था. वर्कर्स वर गेटिंग इफेक्टेड, आसपास के लोग अफेक्ट हो रहे थे. तो एमसी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि शट डाउन दिस, क्योंकि बहुत ही हेवीली इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग रह रहे हैं, इसको बंद करो करके. सुप्रीम कोर्ट शट इट डाउन. और फिर उन्होंने उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज को मैंडेटरी करवाया स्कूल्स में. एंड यू सी द इम्पैक्ट कि पीपल नो अबाउट इट. मेरे हिसाब से
एक स्कूल का बच्चा मुझे पता है वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा है। पर ना मेरे को लगता है एक टाइम की बात थी जब न्यूज़पेपर में इक्के-दुक्के आर्टिकल्स आते थे लॉ के बारे में। आज अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे, हर हेडलाइन में कोर्ट की बात होती है। हर हेडलाइन में लॉ की बात होती है। तो अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल यूज्ड टू थिंक कि लॉ इज़ ऑप्शनल। इट्स नॉट वेरी फंक्शनल जैसे इन्वेस्टिंग। लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग ऑप्शनल है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ या रिटायरमेंट की बात का प्लान है। बट नाउ पीपल अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। इट्स लाइक हाइजीन। तो मेरे हिसाब से लीगल अवेयरनेस आल्सो हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। टैक्स कैसे फाइल करना जितना बच्चे को पता होना चाहिए, मैथ्स जितने बच्चे को पता होना चाहिए, वैसे ही कंज्यूमर केसेस के बारे में बात करो। अगर आप दुकानदार के पास जा रहे हो एंड अगर वो एमआरपी के ऊपर चार्ज कर रहा है, व्हाट आर द लॉ दैट दे शुड नो? बेसिक लीगल अवेयरनेस मेरे ख्याल से स्कूल में स्टार्ट होने ही चाहिए। हाँ, एंड फॉर दैट लॉज नीड्स टू बी तो एक बोलते हैं सरल होने चाहिए। सिंपल, एक्सेसिबल, रीजन्ड एंड आर्टिकुलेट ऐसा कुछ सरल होने चाहिए। तो जो हमारी लॉज की जो वर्डिंग है ना, जो एंट्री बैरियर्स क्रिएट करती है, अगर मैं कोई भी एरिड ब्लाइटन की बुक पढ़ सकती हूँ, एक बच्चा नॉर्मल नॉर्मल हैरी पॉटर पढ़ लेते हैं 5th क्लास के बच्चे, लॉ क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं? सही बात। तो इफ लॉज आर मेड इजी Easy. एंड सिंपल, सरल अगर हम बना दे लॉज को, बच्चे बच्चे पढ़ पाएंगे। उनको नॉर्मल अपने राइट्स के बारे में पता चल जाएगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों के होनी ही चाहिए। सो फॉर अ लॉट ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम हमको ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाज द सबसे शॉर्टेस्ट लेक्चर हमारे टाइम पे। बट देन यू अंडरस्टैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, वैसे ही लीगल अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके जाया जाता? कि एक विजिट होनी चाहिए। जैसे हम गार्डन्स ले जाते हैं, सी लेके जाते हैं, जू लेके जाते हैं, वैसे हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके जाते हैं? Correct. कि बच्चों अगर तुम कुछ भी देख रहे हो या कुछ भी हो रहा है, दिस इज वेयर यू कैन गो। Good thought. ऑल ऑफ दिस कैन बी डन Right. इफ दे वांट टू डू इट। Right. तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, इट शुड बी डन। या सो बेसिकली जो लॉज की जो लैंग्वेज है, लॉ में जो लैंग्वेज है उसको इजी करना चाहिए और लॉ को स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, ये ज़्यादा और एक्सेसिबल बनाना चाहिए बच्चों को। Accessible. दे शुड नो कि अगर उनको पता है कि आईफोन कहाँ मिल रहा है, मैकडी का बर्गर कहाँ मिल रहा है, तो अगर क्राइम हो रहा है तो रिपोर्ट कहाँ करने जाना है। करेक्ट करेक्ट। इट्स दैट शुड बी डन। तो कई बार ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि एक लड़की सामने से कॉल करती है, जो सामने जो मर्द होता है वो वीडियो कॉल पे कॉल उठाता है और वो कुछ ऐसे चीज़ें करती है कि वो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती है उस पूरे चीज़ की, और वो उसने कपड़े नहीं पहने होते और फिर लड़के को ब्लैकमेल करती है कि अब ये जो है सब जगह पे सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और जब वो लड़का अगर पुलिस स्टेशन में जाके जब केस करता है तो उसे ये बोल दिया जाता है कि जब लीक हो जाएगा ना तब आना, हम्म, अब आने की ज़रूरत नहीं, अब तो हुआ नहीं ना अब तक। हम्म। तो इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों को जो ये सब सिचुएशन से डील कर रहे हैं? तो इसमें ना दो चीजें एट इशू है। एक कि बहुत सारी स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव चीज़ों का ना सोसाइटी के कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो मजाक बना देते हैं। जो ये हो जाता है कि अगर हम वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्टर लॉज लाने की सोचें, तो तुरंत आता है कि व्हाट अबाउट मेन? उनके बारे में क्या? कितने लड़के तो मिसयूज भी कर रही है, जैसे डाउरी वाला 498 हो गया, जिसमें झूठे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। तो सोसाइटी नीड्स टू बी अवेयर एंड कर्टेल दिस। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि एक अगर झूठा केस फाइल करे लड़की कि जिसमें से रेप की धमकी दी जाती है कि यू रिकॉर्डेड, या तो बोल देते कि तुमने मेरे साथ रेप किया। जो आजकल बहुत सारे टिंडर या फिर जो होता है यू गो फॉर अ मीट, और फिर नेक्स्ट डे वो बोलते हैं कि मैं तो ये धमकी दे रही हूँ, तुम मुझे 50 लाख रुपए दो। Right. एंड वी सीन कपल ऑफ केसेस जिसमें लड़कों ने सुसाइड भी किया है। तो एक ये कि लॉ का मजाक उड़ाना। दूसरा मतलब जिनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है दे आर मिसयूजिंग इट। दूसरा इसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन का भी इशू है। तो अभी भी ना, जैसे अगर ये रिवर्स अगर हम कर दो कि अगर लड़का लड़की के साथ करे, तो इसको आप बोलोगे वॉयरिज्म। वॉयरिज्म मतलब अगर कोई आपकी बिना परमिशन के आपको छुपके से रिकॉर्ड कर रहा है, आपको बिना आपके, जैसे आप वॉशरूम में हो या फिर कहीं पे भी आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो दैट इज वॉयरिज्म। दैट अप्लाइज ओनली फॉर वुमेन। दैट प्रोटेक्शन इज नॉट देयर फॉर मेन। बट अगर आपकी एफआईआर फाइल नहीं, इसलिए ईएफआईआर फाइल इसमें हेल्प करता है। यू कैन फाइल एन ईएफआईआर। अगर जो स्टेशन इंचार्ज है आपकी एफआईआर नहीं फाइल कर रहा है, आप स्टेशन हेडमास्टर के पास जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि दे शुड फाइल इट। तो सैड टू से कि हाँ, जेंडर इक्वल लॉज नहीं है, जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। रेप की भी बहुत सारी वर्डिंग अभी भी चेंज की गई है कि जिसमें फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्स मैरिज में हम मैरिटल रेप की जो बात कर रहे हैं, वो तो हेट्रोसेक्सुअल के एंगल से कर रहे हैं, सेम सेक्स में कर ही नहीं रहे हैं। तो अभी भी लॉज चेंज हो रहे हैं, पर आई थिंक जेंडर न्यूट्रल लॉज की जरूरत है। मेन ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। सो लॉन्ग वे टू गो। Yeah.
थैंक यू सो मच प्रिया Thank you फॉर so much. गिविंग अस सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। Thank you so much for giving आज this बहुत opportunity. सारा ज्ञान मिला। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. आई एम श्योर आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग गेस्ट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।